करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः। परम सम्मानित माननीय राज्यसभा सांसद, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, इस महान विश्वविद्यालय के हमारे प्रेरणा स्रोत, यशस्वी एवं दूरदर्शी सम्मानित कुलपति प्रोफेसर शिवेंद्र कुमार कश्यप जी, विश्वविद्यालय परिसर की प्रथम महिला एवं महिला क्लब की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती रेणु कश्यप जी एवं उनकी स्नेहमयी महिला क्लब की सभी सम्मानित सदस्यगण, मंचासीन डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर विपिन ध्यानी जी, प्रबंध परिषद के सदस्य, नियंत्रक, संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण, वर्ष 2026 में डिग्री प्राप्त करने जा रहे समस्त विद्यार्थीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मंचस्थ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी इस यशस्वी विश्वविद्यालय के योग्य पुरातन छात्र और जिन्होंने अपनी मेधा से, अपनी विद्वता से विश्व में अपनी एक पहचान बनाई है। देश के हर वर्ग में, हर समूह के बीच, हर विचारधाराओं में जिनका नाम आदर से लिया जाता है, उनकी अपनी गहराई के कारण और जो उन्होंने अपना अनुभव की सम्यकता के साथ में जो अपना एक भाव संसार खड़ा किया है, आज इस सभा में हम सबके बीच में इस महत्वपूर्ण अवसर पर बहुत संक्षिप्त सूचना थी। अभी कुछ ही दिन पूर्व उनसे आग्रह किया था और उन्होंने सहर्ष आने की स्वीकृति दी। तो विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आज इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में। मंचस्थ कार्यवाहक कुल सचिव डॉक्टर जदौन जी, डॉक्टर ध्यानी जो अधिष्ठाता छात्र कल्याण है, विश्वविद्यालय के माननीय अधिष्ठाता, निदेशक, नियंत्रक, निदेशक प्रशासन, समस्त शिक्षक वृंद, जितने भी इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स हैं जो इस विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन करते हैं विद्यार्थियों का, और आज जो कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों को समर्पित है जो कि इस वर्ष उपाधि प्राप्त करके विश्वविद्यालय से आगे बढ़ेंगे। दीक्षांत कार्यक्रम तो विश्वविद्यालय के अंदर विश्वविद्यालय की परिपाटी से होता ही है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी छोड़ने का मूवमेंट होता है, जिस समय आप विश्वविद्यालय से अपनी उपाधि पूर्ण करके निकल रहे होते हैं, ट्रांजिशन फेज होता है, जिस समय आप चाहे आगे अध्ययन के लिए जा रहे होते हैं या व्यवसाय के लिए जा रहे होते हैं या नौकरी करना है, तो एक ट्रांजिशन का फेज है। इस ट्रांजिशन के फेज में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जो 4 वर्ष के अपने जीवन की अनुभूतियां रही हैं और आगे जीवन में क्या करना है, उसको लेकर सम्यकता से जो एक दर्शन खड़ा होना चाहिए जीवन के अंदर, a philosophy that is supposed to be rising into mind and hearts for young people, those who are graduating, those who are getting ahead. And again, this point when you are graduating, it becomes a very sensitive point of your life, very precious point of your life, because ultimately you have compiled lots of experiences across into these 4 years.
और मास्टर्स और पीएचडी कॉन्टेक्स्ट, द मूवमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मूवमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक विषय जो सुधांशु जी को सुनने के लिए हम सभी हैं इधर, इसीलिए सुधांशु जी के साथ ही समय आपका जो व्यतीत होगा, तो उनके जीवन में से जो कुछ भी है और आपको संबोधित जो है उसी के लिए हम लोग इधर हैं। इसीलिए इस विषय को लंबा नहीं करना, बस एक छोटी सी बात जरूर कहनी है जिसका बड़ा महात्मा मेरे हिसाब से। ये पंतनगर की जमीन केवल डिग्री नहीं देती, डिग्री के अलावा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देती है। ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो एक्सपीरियंसेस आपके जीवन के साथ पंतनगर को पूरे जीवन जोड़ कर रखते हैं। आपकी हॉस्टल लाइफ आपको बहुत कुछ देती है, आपका पीयर ग्रुप आपको बहुत कुछ देता है, आपके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स एंड रिलेशंस, जो एक्सपीरियंसेस आप जनरेट करते हैं, सुख दुख जो यहाँ पर जीते हैं, ये सब कुछ आपके साथ होता है। पंतनगर की मिट्टी बहुत गहरे संस्कार देती है और वो गहरा संस्कार जीवन से कभी मिटता ही नहीं है। इसीलिए पंतनगर से निकलने के बाद आज आप जितना पंतनगर को जीते हैं उससे अधिक आप पंतनगर से बाहर जाने के बाद पंतनगर को जीते हैं। और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे पंतनगर और भी अधिक आपको रियलाइज कराता है दोज वर रियली गोल्डन डेज विच वी लिव इनटू द कैंपस। यहाँ रहते हुए कई बार यहाँ की समस्याएं, यहाँ की छोटी छोटी कठिनाइयां वो आपको फील होती हैं, बाद में आप उन्हीं मोमेंट्स को रियलाइज करते हैं। और अक्रॉस जब 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल पहले वे एल्यूमनाई से कनेक्ट करते हैं तो भी हम इस बात की अनुभूति करते हैं हाउ इन डेप्थ दे आर लिविंग पंतनगर, हाउ इन डेप्थ दे आर देयर विद दोज वर्च्यूज व्हिच दे लिव्ड इनटू पंतनगर, बिकॉज this Pantnagar has an ambience, it's an ecosystem, it's a very distinct feeling that goes down into your hearts. और इसीलिए जब हम लोग इस कार्यक्रम का हमने संकल्पना की तो हमें लगा कि जाते हुए जब आप ट्रांजिशन के फेज में एक डिग्री पूरी करके आगे बढ़ेंगे, उस समय पंतनगर को जीना, पंतनगर के मूवमेंट्स को फिर से रियलाइज करना एक बार, और वो भी ऐसे किसी व्यक्तित्व के द्वारा जिसने स्वयं भी पंतनगर को जिया था अपने समय में। और अक्रॉस इनटू दीज ईयर्स, इन सारे दरमियान में जिन्होंने पंतनगर को उसी इनडेप्थनेस के साथ जिया, और आज जब पूरे देश में दुनिया में लगातार दिखते हैं, वो प्लेटफॉर्म पर होते हैं, उस समय भी जो पंतनगर में हुआ, जो पंतनगर में जिया और जो वर्च्यूज और वैल्यूज पंतनगर में कैरी किया, उस चीज को कैरी अहेड करते हैं। तो जैसा पहले भी कहा कि एक प्रकार से पंतनगर के ब्रांड एम्बेसडर की तरह से चलते चले जाते हैं जीवन में। इस मोमेंट पे हम सभी को डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को सुनने को मिले, इसी कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में अधिक न कहते हुए कुछ भी, लेट्स बी विद द वर्ड्स एंड द वैल्यूज एंड द फिलोसफी ऑफ नन अदर देन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, आवर ओन एलुमनाई फ्रॉम पंतनगर यूनिवर्सिटी। यहाँ मंच पर विराजमान पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति और छात्र जीवन में हमारे सीनियर रहे शिवेंद्र कश्यप जी, श्रीमती रेणु कश्यप जी, कुल सचिव डॉक्टर RS जादवन जी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर विपिन ध्यानी जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षक, छात्र और छात्राओं। देखिए, आज जब मैं यहां पे आया हूं तो शिवेंद्र जी को मैंने छात्र के रूप में भी देखा स्कूल में, शिक्षक के भी रूप में देखा स्कूल में, और आज कुलपति के रूप में भी देख रहे हैं स्कूल में। वो देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। वैसे हमसे ये ठीक ठाक सीनियर थे, जब मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में आया, इस समय एमएससी एग्रीकल्चर के फाइनल ईयर में थे, परंतु एक बात इनकी बड़ी महत्वपूर्ण थी, ये जितने गंभीर आपको आज नजर आते हैं ना, उतने ही गंभीर छात्र जीवन में थे। मैंने छात्र जीवन में भी कभी इनको हल्की बातें करते नहीं देखा। वो जो हॉस्टल वाली लैंग्वेज होती है ना, ध्यान ही हो गया आप लोगों को, कभी उसका कोई वर्ड मैंने इनको हॉस्टल की लाइफ में भी यूज करते हुए नहीं देखा। तो मैं कह सकता हूं कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि युवावस्था से ही काफी वो होते हैं,
गंभीरता होती है। वैसे देखिए होता भी है, जो लोग कम से कम टीचर्स तो इस बात को समझते होंगे, स्टूडेंट्स तो अभी कम उम्र के हैं, उन्हें शायद ना पता हो। हर व्यक्ति की एक नेचर होती है, जिसको गंभीर होना होता है वो 20-21 में भी गंभीर होता है और वो 51-52 में भी गंभीर होता है, और जिसके अंदर उच्छृंखलता होती है वो 20-25 में ही नहीं होती है, वो उम्र 55 में भी 55 का ही होता है। ऐसा आपने देखा होगा, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं रहीमन इस संसार में, भांति भांति के लोग। परंतु जब पन्नगर विश्वविद्यालय में आते हैं, जैसा बताया गया कि भाई मैं यहाँ का पूर्व छात्र रहा हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता भी, जब मैं आ रहा था तो आईडी नंबर भी बताया जा रहा था। तो बहुत दिनों बाद मुझे अपना आईडी नंबर याद आया। वैसे मुझे याद है पूरा, हमें अपना ही नहीं, अपने रूम पार्टनर का भी आईडी नंबर याद है। तो यहां जब आते थे तो पुरानी स्मृतियां पुनः बरबस उभर कर सामने आ जाती है। तो मुझे वो पंक्ति याद आती है इस पूरे परिसर को देखकर कि वो कुछ दिन कितने सुंदर थे, जल सावन घन सघन बरसते, उन आंखों की छाया भर थे, प्राण पपीहा के स्वर वाली, चमक रही थी वह हरियाली, मेरी जीवन स्मृति के उसमें खिल उठते रूप मधुर थे, वो कुछ दिन कितने सुंदर। अब जब सुंदर की बात आती है तो आप लोगों ने वही हमको टीवी डिबेट करते तो बहुत देखा होगा, मगर मेरी जिंदगी की जो सबसे मेमोरेबल डिबेट है ना, वो इसी गांधी हॉल में थी 1987-88। और तब शिवेंद्र जी ने आकर मुझे कहा कि इस डिबेट में जरूर जाना है। मैं थोड़ा अनिच्छुक था पार्टिसिपेट करने में, पर उसका जो टॉपिक था वो ये था कि भारतीय संस्कृति स्त्री पुरुष समानता की विरोधी है। अब उस जमाने में आप याद करिए, लेफ्ट लिबरल के जमाने में इस टॉपिक के फेवर में बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, अगेंस्ट में बोलने वाले बहुत कम थे। तो कहा गया कि भाई अगेंस्ट में बोलने के लिए जाओ। वैसे थोड़ा सा विषयांतर होते भी बोल दूं, बहुत सारे फ्रेजेस गढ़े जाते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। लेफ्ट लिबरल आपने खूब सुना होगा, एक लेफ्ट कंट्री नहीं दुनिया में जो लिबरल हो, मगर कहा जाता है लेफ्ट ही लिबरल होता है। एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं जहां बोलने की स्वतंत्रता हो, मगर ये कहा जाता है कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार वही मानते हैं। अब फिर क्या हुआ साहब, उस डिबेट की एक और खासियत थी, एक रिबटलिंग पैनल भी बैठा था। मतलब ये नहीं कि आपको केवल अपनी रट के आए स्पीच और देके चले गए, 7 मिनट तो भाषण करना था और 3 मिनट रिबटलिंग पैनल के प्रश्नों का उत्तर देना था। पर रिबटलिंग पैनल पे ये रिस्ट्रिक्शन था कि अधिकतम 6 प्रश्न पूछेगा। 6 प्रश्न भी काफी होते हैं। इसका मतलब उस विषय पे आपकी पकड़ ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि बाद में प्रश्नों का उत्तर भी देना है। अच्छा, वैसे ऑन द लाइटर नोट में कहूं, ये विषय ऐसा था कि वो बॉयज वर्सेस गर्ल्स का डिवीजन होने लगा। अच्छा, सामान्यतः लड़कियां बोलने में अच्छी होती हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन प्रिपरेशन ज्यादा बेहतर होता है, तो अब उनके ही उस पर अपलॉड भी ज्यादा हो रहा था, तो लड़के बड़े मायूस होते चले जा रहे थे। तो मैं वहां पे बैठा हुआ था, मेरे पास कई लोग आए उस वाली उसमें बीच में, भाई अब तो बिल्कुल इज्जत अपनी गिरती जा रही है, अब तो उन्हीं को संभालना है, देखना भाई। अब सुनिए, खैर वो जो विषय था, शिवेन जी ने हमसे बहुत आग्रह किया कि इसमें जरूर जाना है ताकि भारतीय संस्कृति का विषय अपने पक्ष में आए। तो सबसे पहला, ये शायद मैंने कई बार टीवी पर भी बोला है, पर आज आपको बताता हूं, सबसे पहले मैंने यहीं पे बोला था, मैंने कहा था हर संस्कृति में, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत दुनिया की उस ऊंचाई पे जाके पहुंच गया है कि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए। मगर इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना नहीं है कि हम पहले देश बने हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पॉइंट का नाम रखा है पॉइंट शिव शक्ति। यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति में शिव और शक्ति दोनों का महत्व है, पुरुष और स्त्री शक्ति दोनों का महत्व है। इसीलिए, और ये मैं विनम्रता और दृढ़ता और चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई सभ्यता, कोई संस्कृति, कोई सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है जहां पर ईश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है ईश्वर में। गॉड इज ओनली मैस्कुलिन, देयर इज नो फेमिनिन एलिमेंट इन द गॉड। हमारे यहां अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है। तो मैंने उसमें यहां बोला था कि भारतीय संस्कृति स्त्री और पुरुष को किस रूप में देखती है कि कुमार संभवम के प्रथम श्लोक में कालिदास ने लिखा है कि भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप में मां पार्वती और भगवान शंकर का स्वरूप मिलकर उसी प्रकार इस प्रकृति की रचना करते हैं जैसे कविता में अर्थ और शब्द मिलकर।
वागार्थम संप्रक्तो वागार्थम प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। अर्थात वाक और अर्थ दोनों मिलकर जैसे कविता की रचना करते हैं, अकेले शब्द का कोई औचित्य नहीं जब तक अर्थ की अनुभूति ना हो, और अर्थ की अनुभूति तब तक नहीं जब तक शब्द के रूप में उसकी अभिव्यक्ति ना हो। ये हमारी समानता का प्रतीक है, और जिसे हिंदी के प्रख्यात कवि निराला जी ने अपनी एक कविता में इसी रूप में कहा कि तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। अब इसके बाद वो सब तो चलिए अपनी जगह हो गया, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि साहब हम समानता में विश्वास ही नहीं करते। हम तो कहते हैं कि स्त्री शक्ति पहले रहती है, इसीलिए हमारे नाम क्या लेता है सीताराम, सीता पहले राम बाद में, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले नारायण बाद में, गौरी शंकर, गौरी पहले शंकर बाद में, राधा कृष्ण, राधा पहले कृष्ण बाद में, माता पिता, माता पहले पिता बाद में। ऐसा क्यों किया जाता है? ना तो ये कोई लिटरेरी रीजन है इसका और ना कोई सोशल रीजन है, इसके पीछे प्योर साइंटिफिक रीजन है। When the universe started, the first thing which came into existence was energy. जब ऊर्जा शुरू होगी वहीं से तो सारा क्रिएशन शुरू होगा। इसीलिए जो हम अपना नव वर्ष मनाते हैं वो किसी के जन्म से नहीं मनाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो भारतीय नववर्ष होता है वो माना जाता है कि इस दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। जब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई तो सबसे पहले क्या होगा? शक्ति का उद्भव होगा। इसलिए नवरात्र के प्रथम दिन से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है, शक्ति की आराधना और शक्ति के उद्गम से ही। और फिर जो नौ दुर्गा है, अब आज के जमाने में तो लोगों को कुछ पता नहीं, खाम में बगैर पढ़े हुए इधर उधर आए बाएं शाएं बोलते रहते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी नौ दुर्गा का जो स्वरूप है वो ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री, यानी इट इज अ नेसेंट एनर्जी, अभी पुत्री है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, देन द नेसेंट एनर्जी कन्वर्जन टू प्योर एंड चेस्ट एनर्जी। तृतीयम चंद्र घंटे, मां चंद्र घंटा के 4 हाथ हैं, अब ये मल्टीफेरस हुई। फिर पंचमम जो है कुष्मांडा, अब प्रोजनी की तरफ जा रही है। षष्टमम स्कंद माता, फिर सप्तमम कालरात्रि, अब नेगेटिव एनर्जीज को डिस्ट्रॉय कर रही है। और उसके बाद अष्टमम महागौरी, द मोमेंट इट इज ऑल द नेगेटिव एनर्जी हैज बीन डिस्ट्रॉयड, द प्योर ब्लिसफुल एनर्जी हैज इमर्ज्ड। और नवम सिद्धदात्री, अब सारी की सारी सिद्धियां आपको प्राप्त होगी। और ये बात सिर्फ यूनिवर्स में नहीं है। ये बताइए हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी सेल होती है, क्योंकि यहां सभी साइंस साइड के हैं तो और आसान है इस विषय में बात करना। पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर से आता है, फादर से आता ही नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी कोशिका के अंदर भी शक्ति मात्र ही है और यूनिवर्स के लेवल पे भी शक्ति मात्र ही है। इसीलिए सीता पहले राम बाद में है, राधा पहले कृष्ण बाद में है। अब इसको आप क्वेश्चन हुआ, रिबटलिंग पैनल में एक ने सवाल पूछा, वॉट एवर यू आर सेइंग इट इज करेक्ट। एक लेडी ने पूछा, बट व्हाट यू हैव टू से अबाउट द 10,000 वाइफ्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मैंने कहा नाइदर दे वर द वाइफ नॉट द फिगर वाज 10,000, द फिगर वाज 16,108। तो उसने कहा यस यस व्हाट एवर द फिगर इज। तो मैंने कहा द रीजन लाइज इन द फिगर्स। 16,108 वेद में ऋचाओं की संख्या है, भगवान कृष्ण परब्रह्म है। और ये सूरदास लिख के गए हैं कि धर्म घटे जब धरती पर तब हरि लीन अवतार, और वेद ऋचा भई गोपिका हरिसो की ओ विहार। 16,108 गोपियों के साथ जो वो रास रचते हैं, उसका अर्थ क्या है कि किसी भी एक ऋचा पर आप ध्यान लगाएंगे, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? ब्लैक। आप ध्यान लगाएंगे तो सब काला ही दिखाई पड़ता है। तो किसी भी एक ऋचा के द्वारा आप ध्यान लगाएंगे तो उसी ब्रह्म आनंद की अनुभूति करते हुए आप पहुंच जाएंगे, जो किसी भी दूसरी ऋचा के माध्यम से भी वही ब्रह्मानंद महसूस होगा, तीसरे से भी वही, 16,108 से वही ब्लिसफुल स्पिरिचुअल इलेटेड एनर्जी यू कैन एक्सपीरियंस। ये है उसका मूल कारण। खैर उसके बाद तो जो कुछ हुआ वो भगवान की कृपा से उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया, तो बहुत सारे जो बाकी सब तो वो विषय समाप्त हुआ। मगर महत्वपूर्ण बात यह थी, बहुत से लोगों के मन में जो कंफ्यूजन्स थे
उन कंफ्यूजन के ऊपर भी एक प्रश्न हुआ। मुझे याद है उस समय वेटनरी कॉलेज के डीन कोई पालीवाल साहब थे, उन्होंने मुझे बुलाया और हमारे यहाँ प्रोफेसर जे.एन. बोरा थे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, उन्होंने भी मुझसे बुला के बात किया। खैर, अब ये मैं क्यों यहां पर इस विषय का उल्लेख कर रहा हूं। आज के कार्यक्रम का शिवेन जी ने एक बड़ा अभिनव प्रयोग किया है कि जब आप पास आउट होने जा रहे हैं तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो है ज्ञान और दीक्षा। अब यहीं पर एक फंडामेंटल डिफरेंस है, न दीक्षा का कोई कॉन्सेप्ट वेस्ट में है, न ज्ञान का कोई कॉन्सेप्ट है। उनके लिए सिर्फ नॉलेज का मतलब इंफॉर्मेशन है, दैट इज सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, और वो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन ग्रेजुअली इररिलेवेंट होती जा रही है। पहले गूगल का एज आया, जो चाहो वो नॉलेज फट से आ जाएगी। अब एआई का एज आया, उसका कंपाइलेशन भी अच्छा कर देगी, और फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स का एरा आ रहा है, और भी काम बहुत आसान हो जाएगा। यानी जिस नॉलेज को क्वांटिफाई करने में आपको वर्षों लगते हैं, वो मिनटों में हो जाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जिसको आप शिक्षा कहते हैं, वेस्ट में शिक्षा का मतलब है, दीक्षा जैसी कोई चीज नहीं। भारतीय संस्कृति में दीक्षा का इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हमारे यहां शब्द क्या प्रयोग होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए लैंग्वेजेस भी कैसे आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट देती है। लैंग्वेज ये कहती है इंग्लिश में, फ्रॉम वेयर वी हैव गॉट द एजुकेशन, ये पूछा जाता है ना। हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा में क्या कहा जाता है, इसकी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई है। शिक्षा के साथ दीक्षा इनसेपरेबल है, क्योंकि आपको संस्कार दीक्षा देती है। दीक्षा के लिए गुरु की जरूरत है, शिक्षा के लिए गुरु की जरूरत नहीं है। आज की डेट में शिक्षा जो आप चाहिए, बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, जो सब्जेक्ट चाहिए पढ़ लीजिए। आपको लगे मुझे इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट बनना है, तो एक साल में 10 किताबें इकोनॉमिक्स की पढ़ लीजिए, आप इकोनॉमिक्स के जानकार हो जाएंगे। आपको लगे हिस्ट्री का पढ़ना है, 2 साल में 20 किताबें हिस्ट्री की पढ़ लीजिए, आप हिस्ट्री के बड़े अच्छे जानकार हो जाएंगे। शिक्षा के लिए ना आयु की जरूरत है, ना गुरु की जरूरत है, परंतु दीक्षा आपके अंदर के पूरी सोच, विचार और संस्कार में आमूल चूल परिवर्तन करती है। इसलिए दीक्षा के लिए तब भी गुरु की जरूरत थी और आज भी गुरु की जरूरत है। और अगर दीक्षा विहीन शिक्षा मिल जाए तो क्या होता है कि वकील होके भी, ये सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट होके भी कोई व्यक्ति बुरहान वानी बन जाता है, प्रोफेसर होके अफजल गुरु बन जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होके याकूब मेनन बन जाता है, और अरबपति होके ओसामा बिन लादेन बन जाता है। ये इसलिए बनता है क्योंकि दीक्षा सही नहीं थी। शिक्षा चाहे कितनी भी प्रबल हो, जिसे हम कहते हैं शील विनय आदर्श सभ्यता, तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। अब आजकल जो आप लोग पास आउट होने वाले हैं, वो एक मामले में बहुत भाग्यशाली हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है ये अमृत काल है, 2022 से लेकर 2047 तक, जिसमें अभी 22 वर्ष बाकी है। उन्होंने कहा यह अमृत काल वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक के भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसका मतलब ये कोई छोटा सामान्य काल नहीं है जो आजादी के 75 साल से 100वें साल में जाना है। जो बच्चे आज पास आउट हो रहे हैं 22 साल के बाद, यही किसी न किसी महत्वपूर्ण स्थान पर बैठकर देश में कोई ना कोई सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होंगे। आज इनके पास जो सुविधाएं हैं और जो चीज अवेलेबल है, ये पूर्व की किसी पीढ़ियों के पास नहीं थी। नॉलेज का जो आपने कहा ना, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे अवेलेबल है। मैं घटना बताता हूं, वो हमारे साथ एक को स्टूडेंट था, ये बीटेक 3rd ईयर की बात है। उसके कान में कुछ तकलीफ थी और उसे वो दवा नहीं पता थी वो कौन सी दवा दी जाती है। तो सोचिए जमाना क्या था, हम लोग यहां से हल्द्वानी गए शाम 5 बजे, 5 बजे से लेके 9 बजे तक इस टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के लखनऊ के लिए डायल करते रहे, फोन नहीं मिला और आखिरी बस पकड़ के वापस आ गए। सोचिए उस दौर से आज इस दौर में कि आप अमेरिका में भी क्यों मैसेज करते हैं और तुरंत मैसेज पे जवाब आता है, ये एक उपलब्धियों की, चुनौतियों की, ये बहुत अच्छी संभावनाएं क्रिएट करता है। अब जैसे एआई का दौर आया, एआई के दौर से भी आगे जाके जो क्वांटम कंप्यूटर का दौर आ रहा है, वो तो आपने सुना होगा कि गूगल ने एक चिप बनाई विलो,
जो कहती है 5 मिनट में हम वो कैलकुलेशन कर सकते हैं जो नॉर्मल डिजिटल कंप्यूटर को 10⁻24 ईयर्स लगेंगे। 10⁻24 ईयर्स मीन मोर देन द लाइफ ऑफ यूनिवर्स। आप सोचिए कि हम किस एरा में प्रवेश करने जा रहे हैं, मगर उसी एरा के साथ इतनी संभावनाएं आपके सामने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आज भारत की स्थिति क्या है? आज अगर आप देखें, जैसा मैंने बताया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो हम नंबर 1 है ही, मगर आज दुनिया में ट्रेड वॉर चल रही है और वॉर भी चल रही है। अभी आपने देखा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना की यात्रा पे गए। क्यों जाना पड़ा? देखिए, आज और प्रधानमंत्री जी स्वीडन गए। किस लिए? आज चिप की इंपॉर्टेंस बहुत हो गई है। चिप के लिए क्रिटिकल मिनरल चाहिए। चिप मैन्युफैक्चरिंग करने की मशीन्स में नीदरलैंड और स्वीडन बहुत आगे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स चाइना के पास जाता है। जब ट्रंप ने टैरिफ बैरियर लगाया तो दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, जिसकी नेटवर्थ भारत की जीडीपी से ज्यादा है, उन्होंने एनवीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया कि चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करेगा चिप। मगर जब क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चाइना ने रोकी तो फिर मजबूरी में यूएस को वो सैंक्शन हटाना पड़ा और कहा कि एनवीडिया को वो सप्लाई करेगा। मगर अब चाइना कह रहा है अपनी कंपनी से एज फॉर एज पॉसिबल एनवीडिया की चिप्स को मत यूज करिए, इंडिजिनस चिप बनाइए। क्यों? उसे डर लग रहा है कि कहीं चिप में कुछ अमेरिका करके तो नहीं भेज दे रहा है जो हमारी जासूसी हो जाए। ये है चीन का अविश्वास अमेरिका पे। अब आइए अमेरिका का विश्वास चीन पे। दुनिया में आईफोन बनाने की चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है, मगर अमेरिकन मार्केट में सिर्फ वही आईफोन बिकते हैं जो भारत में मैन्युफैक्चर्ड है। चाइना का मैन्युफैक्चर्ड एक भी आईफोन यूएस मार्केट में नहीं बिकता, बाकी मार्केट में बिकता है। क्यों? अमेरिका को लगता है कहीं आईफोन में चाचा शी जिनपिंग कुछ करके तो नहीं भेज दे रहे हैं। यानी दोनों को एक दूसरे के प्रति अविश्वास है। मगर दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका को यह विश्वास है कि भारत बना आईफोन सही होगा। और चिप मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ताइवान की फॉक्सकॉन ने चाइना के बाहर अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में लगाई है। और लोगों को ध्यान नहीं रहता कि प्रधानमंत्री जी ने कितनी दूरदृष्टि रखी। 2024 में फॉक्सकॉन के चीफ को पद्म भूषण दिया था। तब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये फॉक्सकॉन एक ताइवानीज कंपनी, इसको क्यों दे रहे हैं पद्म भूषण। आज समझ में आता है। अब एक और बात समझिए, आपने जो चाइना और ताइवान के बीच में टसल देखी होगी, और ये भी न्यूज आई कि अमेरिका ने ताइवान को जो मिलिट्री सप्लाई में कुछ कटौती किया अंडर द चाइनीज प्रेशर। हाइपोथेटिकली सोचिए कि अगर ये लगे कि ताइवान पे चाइना कब्जा ही करने जा रहा है, तो ताइवान की कंपनीज कहां ना प्रेफर करेंगी? क्योंकि बाकी जगह तो मैन्युफैक्चरिंग इंपॉसिबल है बिकॉज ऑफ द वेरी हाई अनइकोनॉमिकली अनवायबल कंपोजिशन गोइंग एनीवेयर इन यूरोप और अमेरिका। तो वो चीज पहले से, तो सोचिए भारत के सामने कितनी सुंदर परिस्थिति बनी हुई है। विश्व में जो परिस्थितियां हैं, आप एक और बात मार्क करिए, आप यूरोप को देखिए, अमेरिका को देखिए और चाइना को देखिए। तीनों के मैं सिर्फ दो फैक्टर बताऊंगा ताकि युवा पीढ़ी को समझ में आए कि अगले 20 साल जो आप काम करने जा रहे हैं, इस 20 साल में आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी संभावनाओं के नए नए द्वार खुलने वाले हैं। यूरोप में आपने देखा नाटो और अमेरिका का संबंध गड़बड़ा रहा है। अमेरिका ने कहा यूरोप से कि 5% जीडीपी डिफेंस पे अपना खर्च करो, हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठाएंगे। अब यूरोप क्या करेगा? अपने यहां मैन्युफैक्चर करेगा। डिफेंस प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं। इकोनॉमिकली अनवायबल। अमेरिका ले जाएगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मोर अनवायबल। तो देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, चाइना एंड इंडिया। चाइना से मिसट्रस्ट हो गया, so by process of elimination the only option is India। इसीलिए आपने देखा कि रफाल बनाने वाली जो कंपनी है डेजॉल्ट एविएशन, उसने रफाल के फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा एरोस्पेस को दिया है। इसीलिए जो भी प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं, सेमीकंडक्टर, यूएई में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व 30 मिलियन बैरल बढ़ाने का, और इटली के साथ जो हमारा बाकी डिफेंस की चीजों में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो सारी चीजों के लिए गए। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आप सबने सुना होगा रफाल इज 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट। F-35 इज 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। चाइना कोट करता है कि उसका J-17 इज 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट।
अब आगे रिसर्च चल रही है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना है। अब जो यूरोपियन कंट्रीज 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं वो सब इंडिया को पार्टनर बनाना चाहते हैं। एक ग्रुप है जिसमें है जर्मनी, फ्रांस और एक कंट्री और है, जर्मनी, फ्रांस और शायद स्पेन, ये मिलकर इंडिया के साथ चाहते हैं। दूसरा ग्रुप है जिसमें ब्रिटेन है, इटली और जापान, वो भी कह रहे हैं इंडिया के साथ। क्यों? वो टेक्नोलॉजी भी आपको शेयर करने को तैयार है। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग उनके यहां बहुत कॉस्टली है। आज जो मैं आपसे क्यों ये उदाहरण बता रहा हूं, यूरोप तो बहुत डेवलप्ड है, बहुत अच्छी हाई एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, लोग पास आउट हुए, बहुत शानदार जिंदगी जी। जब आदमी बहुत पढ़ लिख जाता है, बहुत सारी उसके बाद लग्जरी आ जाती है, तो जानते क्या होता है? 2 काम करने से परहेज करने लगता है। एक, अरे ये फैक्ट्री वैक्ट्री वाला काम मेरा थोड़ी है, मैं लेबर वाला काम क्यों करूंगा। दूसरा, रिसर्च से परहेज करने लगता है, मैं कौन 10-10 घंटे जाके 10 साल तक लैब में गुजारेगा। तो क्या किया उसने, और लड़ने के लिए कौन जाएगा फौज में अपनी जान देने के लिए। तो यूरोप ने कहा सिक्योरिटी आउटसोर्स टू अमेरिका, फैक्ट्रीज आउटसोर्स टू चाइना, एनर्जी आउटसोर्स टू रशिया। तो हम क्या करेंगे? वे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या। अब मौज समझ में आ रही है। जब अमेरिका ने सिक्योरिटी से हाथ घसीटा, चाइना ने फैक्ट्री से हाथ घसीटा, रशिया ने एनर्जी से हाथ घसीटा, और आपके यहां डेमोग्राफिक इंबैलेंस इतना बड़ा होता चला जा रहा है कि आपके सामने फ्यूचर में समस्या है कि हम अपने कंट्री के अंदर यूथ पावर कहां से लाएंगे। आज एक एस्टिमेट के हिसाब से यूरोप में जो 20 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियां हैं, उसमें 25% मुस्लिम है। मुस्लिम होना सिग्निफिकेंट नहीं है, ये वो मुस्लिम नहीं है जो वहां के सिटीजन है, ये वो हैं जो इन्फिल्ट्रेट करके आए। तो आप इन्फिल्ट्रेटर्स को तो अपनी आर्मी में नहीं रख सकते ना, आप अपने देश के सिटीजन को ही रखेंगे। आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती यूरोप के सामने खड़ी है। उनके पास सब कुछ है, बहुत अच्छी नॉलेज है, हाई लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफेंस ग्रेड का मटेरियल है, लॉजिस्टिक है, टेक्नोलॉजी है, मगर अगले 20 साल में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, मैन पावर कहां से आएगी। अब आइए साहब, अमेरिका में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 2024 पहला वर्ष था जब अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन 50% हो गई। सोशल सिक्योरिटी आपको पता है ना अमेरिका में क्या होती है? अमेरिका में यह सिस्टम है कि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे, आप अकेले हो, परिवार की कोई जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अगर आपको डॉक्टर को दिखाने जाना तो आप फोन करिए कि कल मुझे 9 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो एक व्यक्ति आएगा उनके किसी एनजीओ से और वो आपको जाके हॉस्पिटल में दिखा के वापस ले आएगा। अब 50% पॉपुलेशन सोशल सिक्योरिटी डिपेंडेंट हो गई है। चूंकि वहां एवरेज एज ज्यादा है, तो अगले 20 साल में सोशल सिक्योरिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन की जो संख्या की वृद्धि होगी वो लीनियर नहीं होगी, एक्सपोनेंशियल होगी। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, आफ्टर 2 decades the social security liability of America is going to be more than $60 trillion, which is twice the GDP of America today. ये अमेरिका के सामने एक चुनौती आ रही है, और ये ऐसे हवा में नहीं आई है। 1982 में रोनाल्ड रीगन के समय में जब उन्होंने सोशल सिक्योरिटी स्कीम लागू की थी, उस समय बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मिल्टन फ्रीडमैन, उन्होंने आगाह किया था अमेरिका को, डोंट डू दिस। उन्होंने वर्ड यूज किया था, डोंट नेशनलाइज द फैमिली। ये मत कहो कि माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बियर करेंगे, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बियर करेंगे। इसलिए वहां माँ बाप भी क्या करते हैं, अब 14-15 साल का हो गया लड़का के, जा भाई तू अपना कमा अपना खा, मेरे से क्या मतलब। उसका कारण क्या है? माँ बाप भी तो वहां पूरे नहीं होते हैं, हाफ मदर हाफ फादर होता है, हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर होता है। इसीलिए आप देखिए, इतना समृद्धि के शिखर पर बैठा हुआ देश जहां सब कुछ है, फिर कहा जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी में गोलियां चला रहे हो भाई। क्या है तुम्हारे पास? जो पुराना डायलॉग था ना वो फिल्म का 70 के दशक का, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, रुपया है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ तो है, फिर क्यों गोली चला रहे हो भाई? मां नहीं है, क्योंकि मां को हाफ रह गई है, फादर भी हाफ रह गए हैं। अमेरिका में 48% पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड को टेक ओवर करें, या इधर सिंगल मदर और सिंगल फादर। तो आधे बच्चे तो मां या बाप दोनों का सुख एक साथ पा ही नहीं रहे। अब सोचिए, इसके बाद अमेरिका के सामने एक दूसरी चुनौती,
डी डॉलराइजेशन आ गया। डी डॉलराइजेशन कैसे आया? जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो रशिया का $300 बिलियन यूरोप में था, जो अमेरिका ने सीज कर दिया। तो हर देश को डर लग गया कि अगर हम अपना सारा रिजर्व यूएस डॉलर्स में रखेंगे तो कभी भी अमेरिका में संबंध खराब हुए तो हमारे डॉलर सीज हो जाएंगे। तो लोगों ने डॉलर से निकालना शुरू किया। चाइना का जो रिजर्व था वो 84% डॉलर में था, वो 44% पे आ गया। भारत ने रशिया के साथ रूपी रूबल ट्रेड किया, इसलिए अमेरिका डॉलर के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, इसलिए डॉलर के अगेंस्ट रुपए की वैल्यू गिर रही है। इकोनॉमी अच्छी चल रही, फिर भी वैल्यू इसलिए गिर रही है। अब अगर डॉलर नीचे गया तब सोचिए $60 ट्रिलियन कितनी बड़ी चुनौती होगी। और लास्ट में एक और बात समझिए, गोलियां तो बहुत चल रही है अमेरिका में, पर आपको पता अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? 33 करोड़। अमेरिका में गन्स कितनी है? 39 करोड़। 33 करोड़ इज द पॉपुलेशन एंड 39 करोड़ आर द गन्स। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बात बोली ना कि यूपी में तो 25 करोड़ की पॉपुलेशन में 10 लाख लोग हैं जिनके पास लाइसेंस है, वहां तो 33 करोड़ में 39 करोड़ है। आप सोचिए कि कभी उस देश में सिविल अनरेस्ट हो तो कितनी बड़ी चुनौती होगी। अब कोई कहे नहीं वो सिविल अनरेस्ट नहीं हो सकता, तो ब्लैक लाइफ मैटर्स और कैपिटल हिल पिछले 5 साल में 2 घटनाएं हो चुकी हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होगा। इसलिए अमेरिका के सामने अपनी चुनौती, और अमेरिका भी उसी प्रॉब्लम में फंसा। फैक्ट्रीज आउटसोर्स टू चाइना और रिसर्च। मिशियो काकू एक जापानीज ओरिजिन के अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, न्यूयॉर्क सिटी यूनिवर्सिटी में। उनका वीडियो अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि अगर H-1B वीजा को अमेरिका खत्म करता है तो जो हम उनकी न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे क्वांटम कंप्यूटर, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, जीनोम सीक्वेंसिंग, कंपोजिट मटेरियल, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसमें जो लोग पीएचडी करके रिसर्च कर रहे हैं उसमें 80% नॉन अमेरिकन है और सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। मिशियो काकू ने कहा है कि H-1B वीजा इज टोटली कैंसिल्ड, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ सिलिकॉन वैली इन इंडिया। आप सोचिए अमेरिका के सामने यह प्रॉब्लम है और आपके लिए वो एक संभावना है। अब आप आइए, चाइना के सामने क्या है? चाइना के सामने एक थ्योरी यह है कि चाइना ने 1978 में कहा कि वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। उसकी पॉपुलेशन घटने लगी तो 2016 में उन्होंने उसको 2 चाइल्ड पॉलिसी में चेंज किया, तब भी पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, तो 2022 में 3 चाइल्ड पॉलिसी की। फिर भी लास्ट ईयर चाइना की पॉपुलेशन एक साल में 49 लाख घटी है। अब स्थिति यह है कि न्यूली मैरिड कपल को 3 महीने के बाद वहां की अथॉरिटी फोन करना शुरू करती है कि अगर आपके एक बच्चा होगा तो मकान खरीदने में इतनी छूट देंगे, टैक्स में इतनी छूट देंगे, नौकरी में इतनी छूट होगी। फिर भी किसको क्या फर्क पड़ता है? खाओ पियो मौज करो, बाकी क्या रह गया है? अब दूसरी बात सोचिए, इसलिए एक लॉजिकल बात सोचिए, अगर चाइना ने 1978 में इंप्लीमेंट कर दी थी सक्सेसफुली वन चाइल्ड पॉलिसी, तो उसकी पॉपुलेशन आज 140 करोड़ कैसे? हम भी 140 करोड़, वो भी 140 करोड़, जबकि हमारे यहां धाड़ बच्चे पैदा हो रहे थे, घुसपैठ भी हो रही थी, तब भी 140 करोड़, और तुम्हारे यहां एक बच्चा पैदा हो रहा तो भी 140 करोड़। बात कुछ हजम नहीं होती। या तो वो डाटा गलत है या ये दावा गलत है। तो देयर इज वन थ्योरी कि चाइना की पॉपुलेशन शायद 100 करोड़ भी नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज गवर्नमेंट कंट्रोल। और अगर यह माना जाए कि वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हो गई है, कि लोगों की डेथ नहीं हुई, इसका मतलब ओवरवेलमिंग एजेड पॉपुलेशन है, तो उनके सामने अपनी समस्या है, यूरोप के सामने अपनी समस्या है, अमेरिका के सामने अपनी समस्या है। तो क्या होने वाला है? प्रॉस्पेरिटी लॉजिस्टिक्स शिफ्ट होकर यूरोप से यहां आ सकती है। अमेरिका में परिस्थितियां अलग होंगी, तो जितना रिसर्च का टैलेंट हमारा वहां गया था, अब वो वापस भारत आ सकता है। फैक्ट्रीज चाइना से शिफ्ट होकर आ सकती है। तो भारत के सामने संभावनाओं के नए द्वार हैं, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और आप लोग उस समय में जाकर कार्यकारी जीवन में जा रहे हैं जहां पर कि ये नई पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई पड़ेंगी, मगर आपको किन चीजों पे ध्यान देना होगा? एक बात बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखनी होगी। बच्चे पास आउट होते हैं, उनका सारा टारगेट ये होता है कि बस एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, उसके बाद आराम से रहेंगे, और क्या करना है। जिसे अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि क्या कहें अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए, ग्रेजुएट हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो जिंदगी का ये टारगेट नहीं होना है।
आपको नए भारत के नए स्वरूप के शिल्पी बनकर उभरना है। उसके लिए क्या करना है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ रिसर्च करनी है। किसी भी फील्ड में आप जाएं, अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएं तो भारत की सामाजिक संस्कृति और रिसर्च, इन तीन चीजों को सपोर्ट करना है। आप खुद रिसर्च की तरफ जा सकें तो नथिंग कैन बी लाइक दैट। मगर रिसर्च किसमें? एक बात अच्छी तरह समझिए, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को फॉलो करके आप एक प्रॉस्परस कंट्री बन सकते हैं, लीडर नहीं बन सकते। लीडर आदमी तब बढ़ता है जब वो टेक्नोलॉजी का पैराडाइम शिफ्ट कर दे। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने एक नई चीज निकाली, एटम बम। दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी। तो क्या हुआ? पावर सेंटर यूरोप से शिफ्ट होकर अमेरिका चला गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी पावर सेंटर थे ना, वो अमेरिका चला गया। तो अब आप कौन सी टेक्नोलॉजीज को आगे ला सकते हैं, ये सोचिए। जैसे आने वाले टाइम में आपको अगर रिसर्च चुननी है तो किस ढंग की रिसर्च चुननी होगी, और इसके लिए आपको अपने मन में एक और कॉन्फिडेंस रखना होगा। हमारे पास सिर्फ प्राचीन ज्ञान का ऐसा नहीं है, आधुनिक साइंस के ज्ञान में भारत की इतनी गौरवशाली परंपरा है पिछले 100 साल की। दुर्भाग्य की बात है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, मैकॉले माइंडसेट हमारे दिमाग पे इतना छाया हुआ है कि हम उन चीजों को भूल गए। मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत का एक साइंटिस्ट था जिसका 7 बार नोबेल प्राइज में नॉमिनेशन हुआ, मिला एक बार भी नहीं। आप में से कितने लोगों को उसका नाम पता है? मेघनाथ साहा। 7 times ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज। सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला 1930 में। तो हम लोग कहते हैं ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। नो, इट इज नॉट ट्रूथ, इट इज हाफ ट्रूथ। द फुल ट्रूथ इज सीवी रमन वॉज द फर्स्ट non-European, non-white to get a Nobel Prize in any branch of fundamental science. सोचिए, जेसी बोस ने वायरलेस कम्युनिकेशन खोजा। 2012 में IEEE, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स एसोसिएशन ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि यस, along with Guglielmo Marconi, जेसी बोस was also the father of वायरलेस कम्युनिकेशन। ये उसको पेटेंट भले नहीं करा पाए थे। ये कब की बात है? उतनी पुरानी। कालाजार की दवा किसने खोजी? उपेंद्र ब्रह्मचारी, भारत के साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज में नॉमिनेट नहीं हुए। एक भूपेंद्र घोष और एक विभा चौधरी। उस जमाने में महिलाओं के लिए बाहर जाकर फिजिक्स में पीएचडी करना 100 साल पहले कितनी बड़ी बात थी। स्कैटरिंग जो होती है स्पेस में रेस की, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। यह बात जरूर है कि 1950 में लगभग उसी चीज को नोबेल प्राइज मिला। एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज सुदर्शन, जिन्होंने टैक्योन्स के ऊपर रिसर्च की थी, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, जिसके बारे में कई नोबेल लॉरेट्स ने लिखा कि यह बहुत बड़ा अन्याय था कि मिस्टर सुदर्शन को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। अब सोचिए, आप में से कितने लोगों ने अमर कुमार राय चौधरी का नाम सुना है? मगर सबने रोजर कंड्रोस और स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा। इन लोगों ने नोबेल प्राइज इस चीज के लिए लिया कि जो ब्लैक होल के पास सिंगुलरिटी आती है, उसके लिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया वो 1955 में अमल कुमार राय चौधरी ने दिया, और रोजर पेनरोज ने अपनी किताब में बाकायदा उसको मेंशन किया, उस डायग्राम को मेंशन किया है और क्रेडिट भी दिया है अमल कुमार राय चौधरी को। मगर अफसोस, भारतीयों ने क्रेडिट तो छोड़िए, दिमाग से डिलीट है। सोचना चाहिए हमने वर्तमान में फंडामेंटल साइंस में क्या पाया है। डीएनए की खोज हुई तो वॉटसन एंड क्रिक के साथ हरगोविंद खुराना को भी बराबर का प्राइज मिला था। तो डीएनए के भी रिसर्च में हम सबसे आगे थे। तो ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत पीछे थे। 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज क्या है? वो है सेल लेबोरेटरी में जो मूलभूत पार्टिकल खोजा गया, जिसे आम चलताऊ भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, जिसका वास्तविक नाम है हिग्स बोसॉन। 1 जुलाई 2012 को यूरोप की सेल लेबोरेटरी में खोजा गया। अब हिग्स बोसॉन किसके नाम पर है? 2 साइंटिस्टों के नाम पर, मिस्टर पीटर हिग्स ऑफ इंग्लैंड एंड बोसॉन व्हाट इज फ्रॉम सत्येंद्रनाथ बोस ऑफ इंडिया। 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी पे भारत का नाम है। और यह कब थ्योरी दी बोसॉन की? 1924 में। आइंस्टीन ने उसको एक्सेप्ट किया। आप कोई जाके चेक कर सकते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। भारत में पूरी तरीके से भुला दिया गया।
और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 में या 79 में इंग्लैंड में हुआ। केवल 66 दिन बाद डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने कैलकाटा में टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया। अरे ये भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि थी उस जमाने में, जब रिसोर्सेज कुछ नहीं थे। बजाय उसको अप्रिशिएट करने को उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। 1994 में जब हम लोग पास आउट करके जस्ट निकले थे, थर्ड स्टेज क्रायोजेनिक इंजन जो था भारत रूस से ले रहा था, पैसा भी दिया जा चुका था, उसकी कुछ किस्त भी आ चुकी थी, मगर अमेरिका ने प्रेशर बनाया और भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से रोक दिया गया। हम 10 साल पीछे चला गया हमारा स्पेस प्रोग्राम, मगर नंबी नारायण जी के साथ क्या हुआ, अब तो उसकी मूवी भी बन चुकी है। सोचिए हमारी हार्ड कोर साइंटिफिक टेम्परामेंट को ऊपर उठाने में कितना बड़ा योगदान भारत की आज की, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट की बात कर रहा हूं, वो किसी की स्मृति में नहीं है, पूरी तरीके से विस्मृत हो चुकी है। आप में से शायद कितनों को पता हो, यूरोप के बाहर दुनिया का कौन सा पहला शहर था जिसमें स्ट्रीट लाइट आई? वो भारत का बेंगलुरु था 1902 में। दुनिया का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कब बना? 1892 में महाराजा मैसूर ने बनवाया शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट। विश्वेश्वरैया जी ने डैम 1920 के दशक में बना दिया, जिनके नाम पे हम लोग विश्वेश्वरैया डे भी मनाते हैं, इंजीनियर्स डे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु कब बना? 1916। थर्मल पावर प्लांट पहला बना 1897 में, जमशेदपुर में स्टील प्लांट बन गया। और दुनिया में हॉस्पिटल्स में आई डिपार्टमेंट होता था, पर वर्ल्ड का पहला एब्सोल्यूट आई हॉस्पिटल, मेयो आई हॉस्पिटल, महाराजा मैसूर ने 1918 या 20 में बनवाया। 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला। 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस ने बोसॉन की थ्योरी दे दी। डॉक्टर भाभा उससे पहले रिनाउंड साइंटिस्ट हो चुके थे, मगर क्या बताएं, सारी साइंस टेक्नोलॉजी तो चाचा जी ने 1947 के बाद समझाई। ये भी हमको बड़े सहजता से बता दिया गया। मैं सिर्फ आपको क्यों बता रहा हूं, आपके पास सब कुछ है, सिर्फ साइंटिफिक कॉन्फिडेंस की कमी है। हम ये मान के चलते हैं कि हम तो अनसाइंटिफिक हैं, हमारा तो जो ट्रेडिशन है वो कितना साइंटिफिक है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2016 का नोबेल प्राइज मेडिसिन और फिजियोलॉजी में जापान के योशिमो टोमोरी को मिला है। किस चीज के लिए मिला है? कि जो फास्टिंग आप जब करते हैं तो इतने घंटे की फास्टिंग के बाद जो निगेटिव सेल्स हैं जिनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, वो तेजी से डिसॉल्व होते हैं और बॉडी में रिजुविनेशन हो जाता है। गजब है भैया, हम तो बरसों से नवरात्र के व्रत रखते चले आ रहे हैं और नोबेल प्राइज लेकर आ जापानी। क्यों? मानसिकता। हम ये मान ही नहीं रहे, फास्टिंग में कोई रिसर्च भी हो सकती है। एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। 2018 या 19 में एक चाइनीज साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है U22। उन्होंने मलेरिया की दवा औषधियों से, यानी हर्बल प्रोसेस से निकाल के पेटेंट करा दिया। अरे हम लोग कितने जमाने से बुखार के लिए कोई काढ़ा पीता है, तो कोई तुलसी पीता है, कोई कुछ करता, हमने पेटेंट का सोचा ही नहीं। मेरा मानना है इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। दिस इज द न्यू पैराडाइम ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज वेटिंग फॉर यू। जैसे फार्मास्यूटिकल्स में जो अमेरिका ने रिसर्च कर रखी है, FDA ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसकी बराबरी आप 50 साल में नहीं कर सकते। पर अगर आप अपने हर्बल प्लांट्स को, मेडिसिनल प्लांट्स के मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करके उनके इफेक्ट को क्लिनिकली प्रूव कर दें, तो जो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, 80% मामलों में आपको जरूरत ही नहीं। दैट इज एन ऑल टुगेदर ए न्यू ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी। ये है पैराडाइम शिफ्ट। जब आप पैराडाइम शिफ्ट करेंगे तो आप लीडर होंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग दिवस की शुरुआत की। अगर आप योग को फॉलो करते हैं और उस पे होने वाले इफेक्ट्स की फिजियोलॉजिकल स्टडी करके उसको साइंटिफिक मैटर्स में, प्रॉपर वे में, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में इस्टेब्लिश करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए 80% मामलों में तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं। तो उन्होंने जो बिलियंस ऑफ डॉलर FDA में खर्च किए, वो आपको मुबारक।
नई चीज खोजनी पड़ेगी। जैसे पेट्रोल के डोमिनेंस से चाइना कभी आगे नहीं जा सकता था, उसने दो चीजें खोजी, सोलर और क्रिटिकल मिनरल। हमें नई चीज खोजनी पड़ेगी। आप कहेंगे नई चीज सरकार कर रही है। आपने थोरियम रिएक्टर का सुना, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो सक्सेसफुल प्रयोग किया है भारत ने, थोरियम की खासियत क्या है कि इसमें से जो मटेरियल जाता है, जब आउटपुट होता है तो मटेरियल बढ़ जाता है। इसमें जो एनर्जी निकलती है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका एनवायरमेंट पे इफेक्ट कम है। और सबसे बड़ी खासियत जानते क्या है? एक अनुमान के अनुसार दुनिया का 33 से लेकर 40% थोरियम भारत में। आप सोचिए, यदि हम अगले 15-20 साल में थोरियम के ऊपर, इस थोरियम के रिएक्टर से एनर्जी प्रोड्यूस करने में सफल हो गए, तो लगभग हम उससे मुक्त हो जाएंगे फॉरेन के एनर्जी रिसोर्स। आप कहेंगे चलो जो आगे करेंगे, पिछले क्या किया है? आप याद करिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत 12 साल पहले हुई जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। आज 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग है, तो 20% तो हमारा बच रहा है। ऑयल का इंपोर्ट, जब मैं पढ़ता था 1991 में इराक की वॉर हुई थी, आधी ट्रेनें बंद हो गई थी, इतनी डीजल की क्राइसिस आई। आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, तो ट्रेन में डीजल की जरूरत ही नहीं। तो मैं सिर्फ आज से यह कह रहा हूं, नई टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रही है, और उसमें आप जैसे मान लीजिए, आप कहेंगे अब वो जो फास्टिंग के ऊपर तो वो ले गए रिसर्च, अब हम दूसरी चीज पर रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहां बाकायदा ये है ना कि कौन सी चीज जाड़े में खानी चाहिए, कौन सी गर्मी में, कौन सी बरसात में खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, कौन सी दिन में खानी चाहिए, कौन सी रात में खानी चाहिए। हम उसको इतना कैजुअल लेते हैं कि हमने कभी उस पर ऑब्जेक्टिव रिसर्च करके उसको कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में एस्टैब्लिश करने की कोशिश ही नहीं की। हम उसी में लीड ले लें दुनिया से। अब छोटी सी बात याद करिए, जब हम लोग बहुत बच्चे थे, हम लोग जन्म से पहले की बात है, वो पुराना गाना था ना मनोज कुमार की फिल्म पूरब पश्चिम का, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। वो गाना कहां से शुरू होता है? पहले प्राण कहता है उससे, तुम्हारा मुल्क क्या देता है दुनिया को? 2 रोटी खाता है तो 1 रोटी कर्जे की खाता है। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। तब गाना शुरू होता है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। मगर आज भारत की वो स्थिति है कि क्रिस्टीना जॉर्जिवा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ ने 16 अप्रैल 2026 को कहा है, इंडियाज ग्रोथ रेट इज नॉट गोइंग टू बी मैक्सिमम एमंग द मेजर इकोनॉमीज, but it is going to be twice the growth rate of the global growth, and India is going to be the growth engine for global growth। ये आज हम उस स्थिति में पहुंचे। और जब 2 रोटी कर्जे की खाता था और 1 रोटी उसमें से कर्जे खाता था, तो उसका समाधान भी आपके इसी विश्वविद्यालय से निकलना शुरू हुआ था। तो एक नई सोच के साथ निकलिए, नई सोच के साथ सोचिए कि हमें क्या करना है, तब आपको यह समझ में आएगा कि मुझे किस तरह की रिसर्च, किस तरह की चीजों में जाना है। एक दूसरा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, तब आपको यह ध्यान आएगा, जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं। आपने सुना होगा, जो मैंने विलो चिप की बात कही, तो एक नई थ्योरी आ रही है। वो कह रहे हैं अगर यूनिवर्स की एज से ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि पैरेलल यूनिवर्स में हो रहा है। और ये कहने वाला कौन है? 1972 में इंटेल की फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाला साइंटिस्ट फेडरिको फैगन, जो इटालियन ओरिजिन का अमेरिकन साइंटिस्ट है, आज भी जीवित है, 84 वर्ष के हैं। उन्होंने कहा है कि नाउ क्वांटम कंप्यूटर इज टेकिंग अस टू द डोर स्टेप ऑफ कॉन्शियसनेस। अब आप सोचिए, अगर हम क्वांटम कंप्यूटर की डीप स्टडी में जाएंगे और कॉन्शियसनेस का दरवाजा खुलेगा, तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए। आईसी इंजन्स आए तो पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ी, मिडिल ईस्ट के भाग्य खुले। जब क्रिटिकल मिनरल आए तो चाइना का भाग्य खुला। कॉन्शियसनेस की बात आएगी तो यह तय मानिए, कॉन्शियसनेस पे अगर एक्सपर्टीज है तो सिर्फ भारत की, बशर्ते कि हम उस कॉन्शियसनेस को बचा के रखें। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इसमें पॉजिटिव क्या है, मगर इसी के साथ साथ बहुत कुछ निगेटिव भी है। ऐसा नहीं कि यंगर जनरेशन के सामने चुनौतियां नहीं, यंगर जनरेशन के सामने बहुत सारी चुनौतियां। चुनौती जानते हैं क्या है? ये पानी की जो बॉटल है, कितने की आती? 10 रुपए की, 200-250 ml की बॉटल।
200-250 ml पानी 10-12 रुपए का आता है। मगर फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, ट्विटर फ्री है, स्पॉटिफाई फ्री है, सिर्फ इंटरनेट का पैसा देना है ना। क्यों फ्री है भाई? ये फ्री में क्यों दिया जा रहा है? जबकि उस सोसाइटी या सिविलाइजेशन को दिया जा रहा है जो ये कहता देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच। इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। फिर भी फ्री क्यों दिया जा रहा है? आपको समझना चाहिए, उस फ्री के रहस्य को समझिए। और वो फ्री कैसे दिया जाता है कि हमारी युवा पीढ़ी का माइंड ऐसा हैक हो जाता है कि वो कहते हैं हम तो बड़े लॉजिकल हैं, हम तो बड़े रैशनल हैं, और हम जब तक साइंटिफिकली किसी चीज को नहीं मान लेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम पूछेंगे कि शंकर जी को दूध क्यों डाला जाता है, मगर वही युवा पीढ़ी से जब कहा जाता है वो साइंस और माइंड अप्लाई नहीं करती, फटी हुई जींस पट से पहन लेती है। ये है वो सब्जुगेशन। वो दिमाग ही नहीं लगाता कि तो मुझे फटे कपड़े क्यों पहनने, कहा गया और पहन लेने। इसलिए आपके सामने वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। वो आजकल वो कौन सा फिल्म में गाना चला था, यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वास्तविकता क्या है? हमारे यहां कहावत है, योग भोग संग्राम तीनों जवानी के काम। तीनों चीजें जवानी में ही करने का वक्त है, योग भोग संग्राम। आज स्थिति क्या है? 80 से 85% लोग तो भोग में लगे हैं। मस्त जवानी फिर नहीं आनी, जीवर ऐश करो, और ये वो चेक है जिसको यारो जल्दी कैश करो। और 15 से 20% संग्राम में लगे हैं। बहुत मुश्किल 1% योग में लगा है। और जब संग्राम और भोग वालों की लड़ाई होगी ना, तो भोग वाला टिकता नहीं है, याद रखिएगा। तो किसी को कंफ्यूजन हो तो यूरोप में क्या हो रहा है जाके देख ले। तो ये जो आपके माइंडसेट में बैठा दिया जा रहा है कि तुम्हारा टारगेट तो बस ये है कि एक बढ़िया नौकरी मिल जाए, फिर दिल्ली मुंबई बेंगलुरु के डिस्कोथेक में पब में दारू पी के झूमते रहो, बस यही जिंदगी है, सब कुछ साकार हो गया। और उसके बाद वो जैसा चाहेंगे आपके दिमाग को वैसा घुमाएंगे, फिर सोशल मीडिया पे जरूरत पड़ने में भड़का भी देंगे, फिर जैसे चाहेंगे यूज कर लेंगे। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो पता नहीं, आप लोगों की जनरेशन ने देखा हुआ मैट्रिक्स मूवी 1 और 2, 1999 की मैट्रिक्स 1, 2002 की मैट्रिक्स 2, जाके देखिएगा। मैट्रिक्स है, आप उस मैट्रिक्स के मोहरे मात्र बन न जाएं, ये समझने की बहुत आवश्यकता है। एक एक चीज को सावधानी से देखिए। इसलिए मैं कहूंगा कि यही उम्र है, न कर तू कोई गलती से मिस्टेक, क्योंकि यही उम्र है जिसमें आपको सब कुछ करना है। अब उम्र में आपको कैसी कैसी चीजें बताई जाती है, मैं बोल चुका हूं, ये भी ध्यान रखिए। अब सब बच्चे पास आउट होने जा रहे हैं। और वैसे तो अब आजकल तो यूनिवर्सिटी के दौरान मामला शुरू हो जाता है, कहते साहब उसका प्रेम था, फिर ब्रेकअप हो गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं, प्रेम में कभी ब्रेकअप नहीं होता, जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, और अगर सिर्फ अट्रैक्शन के चक्कर में पड़ोगे तो अट्रैक्शन फ्रस्ट्रेशन बदलता है रिपल्शन में, और रिपल्शन बदलता है फ्रस्ट्रेशन। वो फ्रस्ट्रेशन में बदल के क्या करता है? वो ये करता है कि वो जो पुराना गीत था ना, आंखों से जो उतरी है दिल में तस्वीर है एक अफसाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की। तो भाई साहब, ये आंखों से उतर के अफसाना कब सीमेंट के ड्रम में पहुंच जाएगा पता नहीं लगता है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड वेरी कैटेगोरिकल अबाउट दैट। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इससे आपको बचने की शिक्षा कहां मिलती है। मैं विशेषकर बच्चियों से कहना चाहूंगा, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। याद करिएगा, रामायण में जो सीता हरण करने के लिए रावण आया था तो असली भेष में नहीं आया था, वो था तो राक्षस पर साधु का वेश धर के आया था। तो हर दिखने वाले व्यक्ति को फेस वैल्यू पे नहीं लेना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जब आप कोई भी चीज खाते हैं तो जो मन है वो खा लेते हैं। अगर जो मन है तो खा लेंगे तो हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होगा समझ, आप सोच समझ के खाते हैं चीज मेरे लिए हेल्दी है नहीं हेल्दी है। जिस स्कूल में एडमिशन मिलना है तो ऐसा नहीं होता जिसका ब्रोचर अच्छा लग गया उसमें एडमिशन ले लिया। आप देखते हैं कि इसमें मेरे लिए संभावना अधिक है। किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो बिल्डिंग अच्छी है इसलिए आप नहीं ले लेते हैं एडमिशन, देखते हैं कहां संभावनाएं अच्छी है।
वैसे बिल्डिंग के मामले में तो पंतनगर यूनिवर्सिटी का जो हम लोगों के जमाने में ही था, शायद आप में तो बहुतों को ना पता हो, 1986 में ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड एटलस में पंतनगर यूनिवर्सिटी इंक्लूड हुई थी। बिकॉज ऑफ दिस पंतनगर का नाम पंतनगर यूनिवर्सिटी की वजह से है 86। अब आइए साहब, तो अब अगर इस प्रकार से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके सामने तरह तरह की चीजें आती हैं। जिस नौकरी करनी जिस कंपनी में, तो वेबसाइट अच्छी देख के नौकरी करेंगे नहीं, जब सब में दिमाग इस्तेमाल करते हैं, मम्मी पापा से भी डिस्कस करते हैं, बड़े भाई बड़ी बहन से ही डिस्कस करते हैं, वो एक ही चीज जो जिंदगी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसी में जो अच्छा लग गया, जो अच्छी लग गई, उसी से शादी करनी, इसमें दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस भेष में कब रावण मिल जाए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं यानी बॉयज हैं, उनको भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है। हम इमोशनल थोड़ी होते हैं, हम तो बड़े समझदार हैं, हम तो मैनेज कर लेते हैं, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो भी आजकल ऐसे ऐसे चक्कर में पड़ रहे हैं, भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, बिटवा इस संसार में संभल के चली हो जाए, ना जाने किस मोड़ पे कब सूर्पणखा मिल जाए। तो इसलिए आपको जब बाहर निकलना है, दो चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, आपको अपने कैरियर को किस ढंग से ले जाना है, न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ ले जाना है, क्योंकि वही वर्ल्ड को रूल करने वाली है। नंबर 2, अपने अपने व्यक्तिगत आचरण में पूरी तरीके से सावधानी, संयम, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई भी निर्णय लेना है। नंबर 3, हर वो काम करना है जो राष्ट्र, समाज और देश के लिए एक नया सकारात्मक रोल प्ले कर सके। जिसे, क्योंकि आप लोग पास आउट होने जा रहे हैं, तो मुझे शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक कविता याद आती है कि अब जब आप आगे जाएंगे तो क्या होगा कि जीवन के कुसुमित उपवन में गुंजित मधुमय कण-कण होगा, शैशव के कुछ सपने होंगे, मदमाता सा यौवन होगा, यौवन की उच्छृंखलता में पथ भूल न जाना पथिक गई, पथ भूल न जाना पथिक गई। और आने वाला समय ऐसा चुनौतीपूर्ण आने वाला है कि देश के लिए भी बहुत सारी कुर्बानियों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी कविता की एक लाइन थी कि वेदी पर बैठा महाकाल जब नरबली चढ़ा रहा होगा, बलिदानी अपने ही हाथों निज मस्तक झुका रहा होगा, कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में मां मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की जावान तब क्षण भर पड़ असमंजस में पथ भूल न जाना पथिक गई, पथ भूल न जाना पथिक गई। आपको जीवन में जिस नए पथ पे चलना है, अब मैं यहां से आपको उस पे ले जाता हूं कि हमारे पथ का रास्ता क्या होना चाहिए। तो मैंने आपसे बताया साइंस और टेक्नोलॉजी में हम किन चीजों से आधार लेकर चले। अब बताइए, आप सबने इंटरस्टेलर मूवी तो देखी होगी, जिसमें इवेंट होराइजन के पास वो अपने सैटेलाइट से निकल के जाता है, कुछ मिनट इवेंट होराइजन पे गुजारता है, जब वो वापस आता है तो 22-23 साल उसके सैटेलाइट पे गुजर चुके हैं। और जब वो धरती पे वापस आता है तो जिस बच्ची को अपनी दुधमुही छोड़ गया था वो बूढ़ी हो चुकी है, क्योंकि धरती पर तो बड़ा समय गुजर गया। ये क्या है? टाइम डायलेशन। आप सबने सुना है ना, टाइम डायलेशन सुना है। और ये चीज चलो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर थ्योरेटिकली है टाइम डायलेशन। ये तो साइंस है। और महाभारत में राजा कोकुदुमी अपनी पुत्री रेवती के लिए, उनको इस लोक में कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था, तो सोचते ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक में जाकर मैं पूछूं। जब वो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी वीणा वादन बजा रहे थे, तो वो सोचते इनका वीणा वादन समाप्त हो जाए तो मैं उसके बाद अपनी बात कहूंगा। तो वो कुछ मिनट का इंतजार करते हैं कि ब्रह्मा जी का वीणा वादन समाप्त हो। जब ब्रह्मा जी से पूछते हैं तो ब्रह्मा जी हंसते हैं, कहते हैं यहाँ के कुछ क्षण के बीच में धरती पर तो करोड़ों साल गुजर गए, अब न तुम्हारा साम्राज्य रह गया, ना वो देश रह गया, सब कुछ बदल चुका है। पर कोई बात नहीं, इस कालखंड में तुम्हारी पुत्री के योग्य कौन सा वर है मैं तुमको बताता हूं। तो वो बलराम की पत्नी बनती हैं जाके, और कहा जाता है जब वो आती हैं तो वो 32 हाथ की थी, क्योंकि वो सतयुग की थी। तो फिर उनको वर्तमान हाइट पे किया जाता है, तब शादी। तो देखिए साहब, टाइम डायलेशन ब्रह्मा जी के यहां से यहां होता है, तो गप है, अंधविश्वास है। मगर इंटरस्टेलर मूवी में टाइम डायलेशन होता है, ये साइंस है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। आप सबने पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स की थ्योरी सुनी होगी,
अभी माना जा रहा था कि पैरेलल यूनिवर्स में, जैसे मैंने कहा ना, उसने कहा कि अगर विलो चिप इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर रही तो पैरेलल यूनिवर्स में भी कुछ हो रहा है। अभी जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने नई डिस्कवरी की है, उसमें पाया गया है कि जो 13.4 बिलियन ईयर्स यूनिवर्स की एज मानी जाती है वो सही नजर नहीं आ रही है, उससे ज्यादा हो सकता है। अब आप सोचिए कि जिस तरीके से यूनिवर्स के एज के बारे में भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जो चीजें फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, पैरेलल यूनिवर्स, अब आप कहेंगे साहब आप लोग तो बाद में बताते हैं हमारे यहाँ पैरेलल यूनिवर्स। नहीं साहब, हमारे यहाँ पैरेलल यूनिवर्स बहुत पहले से था। आप सब ने बचपन में गीत गाया होगा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हरिदारी, उसमें एक लाइन है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सो मम उर्वासी जग उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। यानी जिनके रोम रोम से अनेक ब्रह्मांड अनेक माया उत्पन्न होती हैं, वो मेरे गर्भ में समाहित हो गए। ये किसी बड़े से बड़े बुद्धिमान को समझ में नहीं आता और इस रहस्य को समझने में उसकी बुद्धि हिल जाती है। हम तो पहले से बता रहे हैं, तो आप कहीं बाई चांस एक लाइन निकल आई तो आप जबरदस्ती का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो मैं दूसरी लाइन बताता हूं। हमारे कहते हैं ना, महाभारत कई बार हो चुकी है, रामायण कई बार हो चुकी। अब कहा जा रहा है पैरेलल यूनिवर्स में घटनाएं कई बार होती हैं। ये कहा जा सकता है किसी और यूनिवर्स में और हमारा पैसे ही बैठे हो सकते, कोई दूसरी बात कर रहे हो, इसी से मिलती जुलती। तो हमारे यहां कहा गया है कि कलप कलप प्रतिप्रभु अवतरहि चारु चरित्र नाना विधि करहि। अनेक बार कल्पों में भगवान अवतरित होते हैं और यही चरित्र का निर्वाह अनेक प्रकार से करते हैं, जरूरी नहीं सेम से करते हैं। अब आइए तीसरी बार, जब हनुमान जी रावण के पास जाते हैं, रावण कहता है तुम कौन हो? तो क्या कहते हैं, जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्मांड। जिसके अंश मात्र से अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, जाके बन लवलेश ते जिते हु चराचर धारी तासु दूत में जाकरी हरि आयो प्रिय नारी। तो वहां भी लिखा हुआ है। मैंने आपको सिर्फ रामचरितमानस के उदाहरण बताया ताकि आप लोगों ने पढ़ा हो। वेद पुराण उपनिषद में क्या लिखा है उसको सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा। वर्नर हाइजेनबर्ग का नाम तो आप सबने सुना है। वर्नर हाइजेनबर्ग क्वांटम के फादर्स में से माने जाते हैं। उन्होंने 1958 में किताब लिखी फिजिक्स एंड फिलॉसफी, जिसमें उन्होंने कहा कि हाइजेनबर्ग थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी जो उन्होंने बनाई थी, वो 1929 में जब वो भारत आए तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ उनका एक एलोंगेटेड डिस्कशन हुआ ऑन द वेरियस न्यूआंसेस ऑफ वेदांतिक फिलॉसफी। उसके बाद उन्होंने लिखा है द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, इम्पर्टिनेंस एंड अनसर्टेनिटी विच वाज लुकिंग क्रेजी, आई गॉट एन आइडिया एंड फॉर्मलाइज्ड इट। जर्मन साइंटिस्ट लिख रहा है। इरविन श्रोडिंगर का नाम आपने सुना होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दी। इरविन श्रोडिंगर ने 1964 में किताब लिखी है माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड। उसमें पूरा एक चैप्टर है द औपनिषदिक वर्जन। और मैं आपको इसका एक अनुभव बताऊं, ये चीज कहां से रिलेट होती है। मैं 11वीं क्लास में था, तब आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर सुना होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बोर्स का मॉडल है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है, तो वो ऐसे नहीं जाता है, एक ऑर्बिट में डिसअपियर होता फिर दूसरी जगह अपीयर होता, तभी तो वो जंप करता हुआ जाता है ना। तो उसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पहली बार बताया गया कि द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी इज इम्पॉसिबल इन दी क्वांटम लेवल। इसको आप बड़े लेवल पे ऐसे समझिए कि जैसे कोई एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन को आप डिटरमाइन करेंगे तो किसी चीज के रेफरेंस में करेंगे। रेफरेंस आपने धरती के रेफरेंस में किया तो धरती को स्थिर मान लिया ना, और धरती तो 26,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। इसका मतलब जिस क्षण आपने स्थिति का सही निर्धारण किया, गति में त्रुटि आ गई। अगर आप गति का सही निर्धारण करेंगे तो स्थिति में त्रुटि आ जाएगी। तो गति और स्थिति का एक साथ सम्यक सटीक निर्धारण करना असंभव है। यह है हाइजेनबर्ग थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी। और वो कैसे भारत से कनेक्ट होती है, मैं 11वीं क्लास में था तो हम लोगों के सिलेबस में एक बिहारी का दोहा था, जगत जनायो जे सकल तो हरि जान्यो नाही, जिन आंखिन सब देखिए आंखें न देखी जाए। जैसे आंखों के द्वारा आप संपूर्ण संसार को देखकर अपनी जिंदगी में कभी अपनी आंखों को नहीं देख पाते, उसी प्रकार जिस हरि ने संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया उसे आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं देख पाते। वैसे आपको बात बताऊं, जब हम लोग का हॉस्टल में डिस्कशन होता था तो जो हमारे अपोजिट थॉट के बच्चे होते कहते कहां है भगवान, दिखाओ। जब तक मैं नहीं देख लेता मैं नहीं मानता, साक्षात दिखाओ। मैं जानते हूं उनसे क्या कहता था, अपना चेहरा कभी साक्षात देखे हो?
कोई व्यक्ति अपना चेहरा साक्षात नहीं देख सकता, सिर्फ अपने चेहरे का प्रतिबिंब देख सकता है। इसलिए आप ईश्वर का सिर्फ प्रतिबिंब देख सकते हैं, साक्षात नहीं देख सकते। अब आइए साहब, इसके बाद मैं अपने सिलेबस से बाहर चला गया। अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि हम जीवन में 3 ही अवस्थाओं में रहते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। जब आप सपने में होते हैं, सपना आपको रियल लगता है, और जब आपको सपने में लगे कि मेरे को शेर ने पकड़ लिया, आप खाए जा रहा है और आप चिल्लाएं बचाओ बचाओ, तो कोई जागृत व्यक्ति आपके बगल में बैठा हो तो आपको कैसे बचा सकता है? वो आपको जगाएगा, और जगते ही आपको लगेगा कि स्वप्न तो वहां था ही नहीं, वो तो आप ही की चेतना भिन्न भिन्न रूपों में थी। तो जैसे ही स्वप्न भंग हुआ, आप रियल वर्ल्ड में आ गए। जब रियल वर्ल्ड था तो स्वप्न नहीं था, जब स्वप्न था तो रियल वर्ल्ड नहीं था। इसका मतलब द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट रियलाइजेशन ऑफ द ड्रीम एंड द वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल। साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व इज इम्पॉसिबल। और यही बात इरविंग श्रोडिंगर ने लिखी है, ऑब्जर्वर खुद ही सिस्टम का हिस्सा है, ऑब्जर्वर उस सिस्टम से बाहर ही नहीं है। अब जब ये मैंने सुना तो मुझे लगा कि इस संसार में 2 प्रकार के आपको एक्सट्रीमिस्ट लोग दिखेंगे। एक जो क्या कहते हैं, कहां है भगवान, बकवास, कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता। दूसरे लोग जो एकदम आध्यात्मिक होते हैं, वो कहते हैं जगत कहां है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहो मैं अनुभव अपना सब हरि भजन, जगत सब सपना है, तो जगत तो मिथ्या है। ये 2 एक्सट्रीमिस्ट दिखती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट रियलाइजेशन ऑफ द गॉड एंड द वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल। फिर मैं वहां से गया हिंदी के एक दूसरे चैप्टर में, कबीरदास का दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। यानी द मोमेंट आई वॉज देयर द गॉड वॉज नॉट देयर, नाउ द गॉड इज हियर, सो माई सेल्फ हैज गॉट इवेपोरेटेड। नाउ द हाइट, इट मीन्स द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट रियलाइजेशन ऑफ द यू एंड द गॉड इज इम्पॉसिबल। अहंकार को तिरोहित होकर ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। अब कोई कहेगा साहब आपने ज्यादा इसमें वो कर दिया, तो मैं आपको बात बताऊं, 89 की बात है, यहां बहुत बड़ी साइंडाई हुई थी, आपको याद होगा, 3 महीने यूनिवर्सिटी बंद रही थी। तो हम गए, तो एक हमारे मित्र थे, उनके घर पे रुड़की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। जब उनको मैंने बात बताई तो वो उछल पड़े, उसी समय रिटायर्ड थे, सक्सेना साहब थे, अब तो मेरे ख्याल से जीवित नहीं होंगे, उसी जमाने में रिटायर्ड हुए, उनको 4-5 साल हो गए थे। उन्होंने कहा मैंने हाइडेनबर्ग के अंडर में पीएचडी किया, और हाइडेनबर्ग मुझसे कहता था यू आर फ्रॉम इंडिया, तो हम कहते थे यस। कहता यू आर हिंदू, उसने कहा यस। तो कहता तुमने वेदास को पढ़ा है? कहा साहब मैं बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता था, मैंने नाम सुना, बाकी पढ़ा बड़ा कुछ नहीं है। और कहा वो कोट करता था। अब कोई ये कहेगा कि साहब ये आपकी ओवर मेंटल एक्सरसाइज है, और डॉक्टर सक्सेना की जो वो है थ्योरी, ये मनगढ़ंत है। तो अब मुझे 2010 में किताब पढ़ने को मिली, फिट्ज जे कैपरा की किताब है द अनकॉमन विजडम। ये फिट्ज जे कैपरा ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है, जिसकी बड़ी फेमस किताब है टॉ ऑफ फिजिक्स। उस अनकॉमन विजडम में वो पेज नंबर 41-42 पे लिखता है कि 1972 में वो जब मिलने गया हाइजेनबर्ग से, तो हाइजेनबर्ग ने खुद उसको एक किस्सा सुनाया, वही जो 58 की अपनी किताब में लिखा है, कि टैगोर के साथ डिस्कशन के बाद वेदांतिक फिलॉसफी से उसने कंक्लूजन ड्रॉ किया। इसका मतलब जिसे आप कहते हैं ना मैथमेटिक्स इक्वेशन में, लेट एक्स बी दिस एंड हेंस प्रूव्ड, स्कोप खत्म हो गया। मगर और इसमें देखिए ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट जर्मन साइंटिस्ट को कोट कर रहा है, इंग्लिश में छपी हुई किताब में, इसमें कोई इंडियन नहीं है, और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। कोई कहे जबरदस्ती ये लोग इसमें आके हिंदुइज्म में साइंस दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप सोचिए आपका नॉलेज बेस कितना कनेक्ट है। और फिर मैं कहूंगा साइंस ही आपको जीवन जीने का क्या संदेश देती है। ये कलर आपको ऑरेंज क्यों दिखाई पड़ता है, या कोई चीज, ये कारपेट आपको रेड क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि ये रेड वेव्स को रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए आपकी आंखों तक सिर्फ रेड वेव पहुंच रही है। इसका मतलब तब आपको रेड दिखाई पड़े। हम सबने पढ़ा है ना क्लास में। इसका अर्थ क्या हो गया? प्रकृति हमें यह संदेश देती है कि जो चीज आपने रिफ्लेक्ट की है वो समाज में आपकी पहचान बनती है, जो आपने एब्जॉर्ब कर लिया है वो आपकी पहचान नहीं बनती। दूसरा इसका संदेश क्या है? एब्सोल्यूट साइंटिफिक टर्म्स में देखिए तो इसमें सिर्फ रेड कलर की वेवलेंथ नहीं है, बाकी सारी वेवलेंथ है। इसका मतलब उसके अंदर क्या है, जो माया में दिखता है वो सत्य नहीं है।
सत्य देखने के लिए जो दिख रहा उसके परे जाना चाहिए। देन यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लाइफ। एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। केमिकल बॉन्डिंग आप सबने पढ़ी होगी, कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वो जिसमें इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक पे नेगेटिव चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कोवैलेंट बॉन्ड वो जिसमें वो शेयर होता है। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एज कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्योंकि उसमें चार्ज की वजह से स्ट्रेंथ आ जाती है। इसका अर्थ क्या होगा? प्रकृति भी संकेत देती है जब आप त्याग कर देते हैं तो बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और दूसरे ने उसको रिसीव किया, तब जाके आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए आने वाले समय में आपको यह भी याद रखना है कि ये जो आपको वर्तमान सिस्टम सिखाने की कोशिश करता है कि मेरी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी है, मेरी एक सेल्फ स्टीम है, माँ बाप कौन होते हैं? मेरी हर बात को डिसाइड करने वाले हैं। मगर वही व्यवस्था आपको क्या दिखाती है? व्हेन यू गो टू प्रोफेशनल लाइफ देयर आर ओनली 2 लॉज ऑफ प्रोफेशन। रूल नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रेफर टू रूल नंबर 1। यानी वो आपसे कहता अगर बॉस आपका पूरी तरह डांट रहा हो तो भी दुम हिलाते रहना है, कोई रिएक्शन नहीं करनी है, क्योंकि आपका आर्थिक हित है। जहां से कॉन्ट्रैक्ट मिलना है वो बुरी तरीके से फटकार रहा हो तो भी तुम हिलाते रहना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना और सारी सेल्फ स्टीम आकर घर में दिखानी है। एक जमाना था कि बड़े भाई बड़ी बहन की बात का आदमी जवाब नहीं देता था, आज वो तो छोड़िए मां बाप की बात का जवाब देता है। इसलिए आपको, और जब जिंदगी में फंस जाते हैं तो वही मां बाप ही काम आते हैं। इसलिए यह भी ध्यान रखना है आपको कि आपके सामने जो संभावनाएं हैं, मतलब जो व्यवस्था आपको बता रही है, केवल एब्सोल्यूट साइंटिफिक टर्म्स में आप देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि आपको जीवन में किस प्रकार से जीवन जी के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए व्यक्तिगत जीवन में। और फिर यह भी समझना चाहिए कि आप सब लोग, जो हमने कहा ना कि नई टेक्नोलॉजी और नया पैराडाइम शिफ्ट देते हैं। एप्पल ने आईफोन तो बना दिया, मगर एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने व्हाट्सएप और फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग को क्या कहा था कि जब जिंदगी में कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बहुत बुरी परिस्थिति में फंस गए हो, तुम्हें आगे कोई राह नहीं दिखाई पड़ रही है, कॉन्फिडेंस तुम्हारा बुरी तरीके से समाप्त होता चला जा रहा है, तो तुम ऐसा करना, भारत में जाना, वहां नैनीताल जिले में एक कैंची धाम में नीम करोली बाबा का आश्रम है, वहां जाओगे तो तुम्हें एक नई एनर्जी महसूस होगी। और मार्क जुकरबर्ग ने अपनी भारत विजिट में प्रधानमंत्री जी को ये पूरा वाकया सुनाया कि वो आए और वो हेलीकॉप्टर लेके आए थे। उस जमाने में हेलीपैड की वहां पे प्रॉपर सुविधा नहीं थी, तो उनका एक उद्देश्य था कि जाएंगे और घंटे भर में चल देंगे। मौसम बिगड़ गया तो उन्हें एक दिन रुकना पड़ गया। और ये मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि एक दिन वहां रुककर उन्हें एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस हुई और तब जो है उनकी थॉट प्रोसेस में चेंज आया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो मार्क जुकरबर्ग कह रहा है। अब ये बताइए, एआई प्रयोग करने में आज सबसे ज्यादा चैट जीपीटी प्रयोग होती है। ओपन एआई प्लेटफॉर्म का चीफ कौन है? सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन से पूछा गया कि सारे क्वेश्चन का आंसर तो बच्चे एआई से मांगते हैं, ये बताइए कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर एआई को नहीं पता, आपको पता है? तो सैम ऑल्टमैन का जवाब क्या था? द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन। ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना परा। और ये 27 दिसंबर 2022 का 2:34 AM का ट्वीट है सैम ऑल्टमैन का, कोई भी जाके चेक कर सकता है। फरवरी 2024 में सैम ऑल्टमैन ने एक दूसरा ट्वीट किया है, वी आर हैविंग कंट्रोल ओवर ओनली ऑन अवर एक्शंस नॉट ऑन द फ्रूट्स। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो आप लोग जब जाइए तो जीवन में भी ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से काम करिए, अपना रोल जो दिया गया उसको पूरी तरीके से प्ले करने की कोशिश करिए। रिजल्ट आपके हिसाब से आया या नहीं आया उससे बहुत ज्यादा प्रभावित मत होइए। और वो आप कब नहीं होंगे? जब आपको सफलता मिले, उसका क्रेडिट भी आप खुद को ज्यादा नहीं दें। जब सफलता मिली तो क्या मैंने अचीव किया, मैंने देखो मेहनत की, प्लानिंग की, स्ट्रेटजी की, मुझे अचीव हो गया। जब विफलता मिली तो फिर दुख भी आप ही को होगा। तो जो जो आप अपने को थोड़ा न्यूट्रल रखते जाएंगे
त्यों आप जीवन जीने की कला बेहतर सीखेंगे, क्योंकि फैक्ट जानते क्या है, सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। ये गलतफहमी है कि जो मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं सब मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि आप जिस सिस्टम के पार्ट हैं उसमें आपके हिसाब से कुछ होता ही नहीं है। जैसे उदाहरण दूं, आप यहां खड़े हैं, आपकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से बनी है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये आपकी इच्छा से चल रहा है ना, अपने रिस्पेक्टिव रूल से चल रहा है। उन सिस्टम्स में ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, किडनी, आपकी इच्छा से चल रहे हैं नहीं, अपने डिफाइंड रूल से चल रहे हैं। उसके अंदर टिश्यूज आपकी इच्छा से ऑपरेट कर रहे हैं नहीं, अपने डिफाइंड रूल से। टिश्यूज के अंदर सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म में होने वाली केमिकल रिएक्शन में बनते बिगड़ते मॉलिक्यूल्स में जुड़ते अलग होते हैं एटम्स, और एटम के अंदर न्यूक्लियस उसके चारों तरफ घूमते इलेक्ट्रॉन, इसमें कौन आपकी इच्छा के अनुसार चल रहा है। सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड रूल्स से चल रहा है। अब ऊपर जाइए, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो आपकी इच्छा से चल रहा है। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही आपकी इच्छा से, उसके बाद वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही आपकी इच्छा से। सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर की तरफ घूम रहा है, वहां से मिल्की वे, गैलेक्सी और बिग बैंग, इसमें से क्या चीज आपकी इच्छा के अनुसार हो रही है। क्योंकि आप एब्सोल्यूट साइंटिफिक हैं, तो एक कर्व प्लॉट करिए फ्रॉम -∞ टू +∞, एक ही पैटर्न दिखा रहा है, सिर्फ बीच में एक गैप है और वो मेरी इच्छा से हो रहा है, इसी को माया कहते हैं। ये भी आपको एक सेट रूल्स को फॉलो करना है। सेट रूल्स को फॉलो करके आप जब उसको करेंगे तो आपके मन में, आपका मन मजबूत होगा। भले ही आपको सफलता कम मिले ज्यादा मिले, देखिए बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए, आप या तो अपने पूर्व कर्मों को क्रेडिट करने के लिए आते हैं या डेबिट करने के लिए आते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी सफलता मिल गई, यानी आपका नेट बैंक बैलेंस पहले से ज्यादा था कर्मों का। देर में सफलता मिली, इसका मतलब नेट बैंक बैलेंस कम था, अभी उसमें और ज्यादा करने की जरूरत है। इसलिए जो एक ज़ौक़ का बड़ा फेमस शेर है कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। हयात समझते जिंदगी लाई तो पैदा हो गए, हम मौत ले चली तो चल दिए, अब बीच में सब कुछ हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, जबकि ना अपनी मर्जी से आए थे ना अपनी मर्जी से गए। तो कहता लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। तो आगे कहता है वक्त की चौसर पे हारना था लाजमी, हम चाल जो चले वो निहायत बुरी चले। क्या बुरी चाल चले? वो कहता है बेहतर तो था ये ज़ौक़, न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले। अब जब दिल लगा ही दिया तो उसका रिजल्ट क्या आता है? कहता राहे फना में दुनिया में, राहे फना में दुनिया का किसने दिया है साथ, तुम भी यूं ही चले चलो जब तक चली चले। वे लास्ट में वो कंक्लूजन क्या करता है, इसमें दानिश शब्द है, दानिश का मतलब जानते हैं बुद्धि, और दानिश्वरी मतलब बुद्धिमत्ता। तो कहता है नाजा ना हो खिरत, थोड़ा भारी उर्दू है, नाजा का मतलब ना नाज करना, प्राउड, खिरत योर एक्ट्स एंड डीड, डोंट बी प्राउड ऑफ योर एक्ट्स एंड डीड। नाजा ना हो खिरत पे, जो होना है सो ही हो, दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश्वरी चले। अब यही तो तुलसी लिख गए हैं कि बोले विहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय क्षण रघुवर जस करे ते क्षण तैसे हो। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको काम नहीं करना है, काम ऑब्जेक्टिवली करना है, डिटैचमेंट के बगैर करना है। देन आप देखिएगा, और अभी चलिए बच्चे तो भी 20-21 साल की उम्र के, जितने टीचर्स हैं जो 40 से भी ऊपर होंगे, सब रियलाइज करें सब कुछ जिंदगी में आप ही के हिसाब से हुआ है क्या। अनेक मौकों के ऊपर आपने प्लानिंग कुछ और की थी, घूम के कुछ और आए। अब जैसे मैं ही आपको बताता हूं, जब मैं यहां आने वाला था तो हम लोगों का सुल्तानपुर में हो रहा था सिलेक्शन। राजीव गांधी का जमाना था, कंप्यूटर का बड़ा वो था, तो वहां कंप्यूटर की भी एक सीट अवेलेबल थी। तो लोगों ने कहा कि ऐसा करो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओ। उस समय पन्नगर की रेपुटेशन यूपी में MNR इलाहाबाद के बाद नंबर 2 पे थी, बहुत अच्छा माना जाता था। अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ब्रांच तो चेंज हो जाएगी 1 साल के बाद। भैया मैं यहाँ चला आया, बाद में मुझे पता चला तो यूनिवर्सिटी यहाँ ब्रांच चेंज होने का तो स्कोप ही नहीं। तो मुझे बड़ा सेटबैक लगा, अरे यार बड़ी भारी गलती कर गए। यहीं पे आके मैं संघ में जाता पहले था, पर नियमित शाखाधारी स्वयंसेवक मैं यहाँ आके बना। संघ का दायित्व मैंने यहां से लिया, फिर यहां से लखनऊ में संघ, और वहां से भारतीय जनता पार्टी होते 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 आज यहां पहुंच गए। इसका अर्थ क्या हुआ? तुलसी जस होता बेटा
तैसे मिले सहाय, आप न जावे ताही पर ताही तहां ले जाए। जिसको आपको ले जाना होगा वो सब जगह ले जाइए। इसलिए आप एक मैच्योर माइंडसेट से काम करिए। इस बात से बहुत प्रभावित मत होइए कि आपको सफलता मिल रही है, असफलता। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो एक न एक स्टेज के ऊपर आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, हम दुनिया के उस टाइम ड्यूरेशन में आके खड़े हो गए हैं। आज से बहुत साल पहले श्री अरविंदो ने कहा था कि भारत एक महान संक्रमण से गुजर रहा है, जो 175 इयर्स कंप्लीट होने के बाद भारत का सर्वोच्च स्थिति की ओर प्रस्थान प्रारंभ हो जाएगा। और 175 साल की शुरुआत उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जन्म से मानी थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस वॉज बॉर्न इन 1836। 175 साल 2011 में पूरे हुए। 2012 से भारत में कुछ दिखा ना बदलाव। तो योगी अरविंद की भविष्यवाणी हवा में नहीं गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अपना शरीर छोड़ने से 1 वर्ष पूर्व 1901 में अमरनाथ की यात्रा पे गए। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है, और वो समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है। 1902 में उन्होंने शरीर छोड़ा, 1 शताब्दी 2002 में हुई। 2002-03 से इंडिया की सक्सेस स्टोरी होनी शुरू हुई। 2003-04 के 3rd क्वार्टर में भारत की ग्रोथ रेट 1 क्वार्टर के लिए सही 10.5 हुई, जो चाइना से ज्यादा थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 1991 में 1 बिलियन के नीचे चला गया था, 2004 में 100 बिलियन पहुंचा। और राजनीतिक मंच नहीं है तो मैं वो बात नहीं बोलना चाहता। 2004 में हमारा चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस था, $1 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था। हम $3.3 बिलियन उनसे ले रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, वो $4.3 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे थे। कोई जाके डाटा को चेक कर सकता। दुर्भाग्य 2024 आते आते $36 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया। हम चीन से बहुत पीछे चले गए। मगर उसके बाद भी अगर आप देखें तो जो कुछ कहा था स्वामी विवेकानंद ने, श्री अरविंदो ने, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला। सामने दिखाई पड़ रहा है कि भारत किस तरफ जा रहा है। जहां से मैंने बात शुरू की वहीं पर समाप्त करता हूं। आज से करीब 20 साल पहले मैंने डिस्कवरी चैनल पर एक सीरीज आती थी, माइकल वुड्स स्टोरी ऑफ इंडिया। उसने ये कहा, 2008 की बात है, कि इफ इंडिया मूव्स इन ए राइट डायरेक्शन बाय मिड ऑफ दिस सेंचुरी, इंडिया विल बी द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। वो तो खैर हम हो गए, अभी हो गए, 2025 में ही हो गए। फिर उसने कहा उसका जीडीपी अमेरिका और चाइना से ऊपर जा सकता है बाय मिड ऑफ 2050। उसने कहा इट कैन बी द रिचेस्ट कंट्री। वर्ल्ड का यूज किया, इंडिया कैन बी द बिगेस्ट कंट्री एंड रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट नहीं था। उसने कहा द प्लेस एट विच इंडिया रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री। और अब अगर आप देखें हिस्ट्री में, देखिए एक जमाने में हम वर्ल्ड के पावर सेंटर थे, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल एंड मिलिट्री पावर सेंटर। आज से 2500 साल पहले हमारा पतन शुरू हुआ। जब हमारा डिक्लाइन हुआ तो कौन पहुंचा आगे? ईरान, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया। जब पर्शियन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो बगदाद का एम्पायर, मेसोपोटामियन एम्पायर। जब मेसोपोटामियन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, टर्किश एम्पायर, आज का टर्की। फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर से वेस्टर्न रोमन एम्पायर गया, रोम का जमाना आया, यूरोप का, टर्किश एम्पायर के डाउनफॉल के बाद। यूरोप में पावर सेंटर शिफ्ट हुआ पुर्तगाल और स्पेन। पैटर्न देखिएगा पावर सेंटर शिफ्ट होने का। पुर्तगाल स्पेन का डिक्लाइन हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना आया। जब ब्रिटेन और फ्रांस का डिक्लाइन हुआ तो अमेरिका का जमाना आया। अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस कौन? वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। उसके बाद आ जाइए पिछले 80 साल में। उसके बाद सबसे पावरफुल इकोनॉमी बनके जापान उभरा। अब आ जाइए पिछले 50-60 साल में टाइनी टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ। अब आ जाइए पिछले 25 साल में चाइना। व्हाट नेक्स्ट? तो मानी हुई बात है कि हमारा समय ये आ गया है और उसका आधार क्या बनेगा? जो अटल जी ने अपनी बड़ी प्रसिद्ध कविता हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय में लिखा था कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर,
मेरे स्वरनभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और लास्ट में यह भी कहता हूं, हम दुनिया में क्या देंगे? आज पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही ना, अमेरिका ईरान में लड़ाई है, इजराइल और गाजा में लड़ाई है, रशिया यूक्रेन में लड़ाई है, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे पीसफुल देश भी आपस में लड़ गए, चाइना और ताइवान का टेंशन है। ये क्या चाह रहे हैं? तीन चीजें, एनेक्सेशन, सब्जुगेशन एंड डोमिनेशन। या तो अपने में मिला लो उस देश को, जैसे चीन ने तिब्बत को मिला लिया था, या फिर वहां पे अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठा दो, सब्जुगेशन, या फिर डोमिनेशन, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दो। पूरी दुनिया में यही चल रहा है ना, मगर हमने तो ऐसा कभी नहीं किया। जब भगवान राम ने लंका को जीता तो क्या एनेक्सेशन किया, अपने राज्य में मिलाया? नहीं। क्या वहां सब्जुगेशन किया? ये तो नहीं कहा आज से लक्ष्मण यहां के राजा हो जाएंगे। या डोमिनेशन किया कि कोई ट्रीटी साइन करवा ली विभीषण से? नहीं, वहीं के लोगों को वहीं की सत्ता देकर धर्म की स्थापना करके वापस आ गए। इसलिए आज जो दुनिया में लड़ाई हो रही है, इस सारी लड़ाई का समाधान कहां से निकलेगा, वो भी हम ही देंगे, क्योंकि हम वो देश हैं जिसने कभी, जब जब दुनिया में युद्ध आया है, अब आजकल ईरान की बात बहुत चलती है, और मैं वैसे आपको, तो अटल जी ने जो कविता की एक पंक्ति लिखी थी कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता, वो उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बरबर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और आज भी हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? ईरान और इसकी लड़ाई में आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो, आज ईरान ये कह रहा है कि हम 6000 साल पुरानी सभ्यता हैं, हम रोमस से लड़े, हम सीरिया से लड़े, हम गोद से लड़े, वंडास से लड़े, हमें कोई मिटा नहीं पाया, तो अमेरिका कैसे मिटा लेगा? मगर इसका एक दूसरा मीनिंग समझिए, जब 6000 साल पुरानी सभ्यता में जाते हैं तो आज के ईरान से कनेक्ट बदल कर किसी दूसरी चीज में चला जाता है। आज ईरानी सोशल मीडिया पे आप जाइए तो एक प्राचीन देवी की फोटो आती है, जाके चेक करिएगा, उन देवी के सर के पीछे सूर्य बना है और वो शेर पर सवार है, और उनका नाम जानते क्या है? आरा देवी सूरा अनिता, आरा देवी, देवी वर्ड लिखा है। और वहां की एक यूट्यूबर ने कहा है दिस इज अवर ओल्ड, ये तो बहुत लोग लिख रहे हैं, हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, एक यूट्यूबर ने यहां तक कहा है दिस इज अवर ओल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन विच इज हैविंग ए वेरी क्लोज कनेक्शन विद द हिंदू सिविलाइजेशन। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मगर जब ये कहा जाएगा अरे नहीं उसका आपस में क्या, ये तो जस्ट एक मियर कोइंसिडेंस है। जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे एक शहर है जिसका नाम है राम अल्लाह। राम समझ में आता, अल्लाह कहां से आ गया, अल्लाह समझ में आता, राम कहां से आ गया, अरे ये मियर कोइंसिडेंस है। ठीक है, फेराओ डायनेस्टी का जो पहला राजा उसका नाम है रामसे, RAMESES, मियर कोइंसिडेंस है। वहां पे जो देवता है जो माना जाता है जिसने क्रिएशन किया, उसका नाम है PITAH, जाके चेक करिएगा, पिता इन इजिप्शियन माइथोलॉजी। अरे ये तो मेयर कॉन्सिडेंस है। और देवी का नाम क्या? MAAT, मां की भी मेयर कॉन्सिडेंस है। कॉन्सिडेंस ही कॉन्सिडेंस हो रहा है। अब आप देखिए चाइना में जाके चेक करिएगा, मंकी किंग ऑफ चाइना इन द एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन। उस मंकी किंग की खासियत क्या है? इतना पावरफुल है कि पहाड़ भी उठा सकता है और विंड से पावर लेता है। ये भी मेयर कॉन्सिडेंस है। अब आ जाइए, होंडुरास एक कंट्री है लैटिन अमेरिका में, मंकी गॉड ऑफ होंडुरास, जरा उनकी मूर्ति देखिए, जहां घुटने बैठे, गदा भी हाथ में लिए, बताने की जरूरत है क्या है? ये भी मेयर कोइंसिडेंस है। जापान में एक देवी है बैजेंटीन, जो गॉर्डन ऑफ विजडम मानी जाती, हाथ में वीणा है, बैठती कमल पे है, बताने की जरूरत है क्या है? ये भी मेयर कोइंसिडेंस है। रशिया में 2 रिवर्स हैं जिनका नाम है काम और मोक्ष। वोल्गा की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है काम, और एक दूसरी नदी की ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है मोक्ष। ये भी मेयर कोइंसिडेंस है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये मेयर कोइंसिडेंस नहीं है, ये दर्शाता है कि संपूर्ण विश्व को ज्ञान हम ही देते थे, संपूर्ण विश्व में समाधान हम ही देते थे। और ये बात मैं हवा में नहीं कह के लास्ट में ये भी रिमाइंड कर देना चाहता हूं, आज भारत और चीन की बड़ी तुलना होती है।
जब नेहरू से माओ की पहली मुलाकात हुई तो माओ ने कहा, यू नो व्हाट इज द एंशिएंट बिलीफ इन अवर कंट्री रिगार्डिंग योर कंट्री? नेहरू ने कहा, क्या? माओ ने कहा, इन अवर कंट्री द एंशिएंट बिलीफ इज समबडी वांट्स टू गेट आउट ऑफ द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ही हैज टू बी बोर्न इन इंडिया। एंशिएंट चाइनीज में भारत का नाम जानते क्या? चियांगजाओ, TINZHU। ZHU जाओ शब्द वहां सेंटर के लिए होता है, जैसे अपने आप नागपुर, कानपुर, सोलापुर, रुद्रपुर। और तियांग का अर्थ होता है स्वर्ग। अगर आप तियांग जाओ जाके नेट पे सर्च करेंगे तो विकिपीडिया पे लेफ्टिस्टों ने डोमिनेट कर रखा है, तो कहेंगे दिस इज द एंशिएंट नेम यूज्ड बाय चाइनीज फॉर द एंशिएंट इंडिया, बट इंडिया वाज इन 5 पार्ट्स वगैरह वगैरह, वो रामकथा सुना देंगे। जाके देखिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड TIAN, तियान इन Chinese language, and what is the meaning of ZHU Zhao? Tian means heaven, Zhao means center, Tianzhao means center of heaven. तो इसलिए हम वो थे जिसके लिए प्राचीन काल में कहा गया कि गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतु भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात्। अर्थात वो भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, क्योंकि स्वर्ग के समस्त सुखों का उपभोग करने के बाद भी मनुष्य रूप में यहां जन्म लेने को लालायित रहते हैं। तो जिसने भारत में जन्म लिया उसके अनेक जन्मों के संचित पुण्य थे जो भारत में आया, और देवभूमि में आकर अगर जन्म लिया और शिक्षा पाई तो और भी ज्यादा पुण्य संचित थे, मान लेना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये कह के बात समाप्त करता हूं कि 22 साल का ये अमृत काल है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 1000 साल तक का मार्ग प्रशस्त करेगा, यानी 22 साल की प्लानिंग, 1000 साल की दृष्टि और 10,000 साल पुराने भविष्य से प्रेरणा। कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। और हम विश्व में राइज कर रहे हैं। इंडिया इज ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। हम सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम विश्व मित्र और विश्व गुरु बनना चाहते हैं। जब आप किसी पावरफुल व्यक्ति के बगल में खड़े होते हैं तो आप थोड़ा ठिठका हुआ, दबा हुआ, कभी कभी थोड़ा डरा हुआ भी महसूस करते हैं, पता नहीं बुरा मान जाए मेरे साथ, मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। मगर जब आप गुरु के बगल में खड़े होते हैं तो इनलेटेड, एक्साल्टेड, एनर्जाइज महसूस करते हैं। तो इंडिया इज ऑल सेट टू एनर्जाइज द वर्ल्ड, इंडिया इज ऑल सेट टू अपकमिंग द वर्ल्ड, इंडिया इज नॉट सेट टू सप्रेस द वर्ल्ड। और ये कैसे हो रहा है? 177 देश योग कर रहे हैं तो वो भारत से इंस्पायर हो रहे हैं। जब मैं पहली बार अमेरिका गया था 2000 में, तो देयर वाज नथिंग लाइक वेज बर्गर। वेज बर्गर मांगो तो चिकन निकाल के आपको थमा देते थे, आज वेगन भी अवेलेबल है। आज पूरे वर्ल्ड में जाइए, मेडिटेशन सेंटर भी है। अब तो उनको काऊ मिल्क भी अच्छा लगने लगा है। और अब तो आपके यहाँ जो पहले कहते थे कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम गाय के गोबर पे पड़े हो, इससे कोई खेती होती, अब वो कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करो। अब वो कहते हैं हर्बल मेडिसिन लाओ, यानी आयुर्वेद, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब वो ये भी कहते हैं नेचर को संरक्षित करो। सब कुछ जो भारत ने कहा था वो दुनिया उसको मान रही है। इसलिए मैं अटल जी की कविता की इसी पंक्ति से समाप्त करता हूं कि हमने कभी दुनिया को दबाने का प्रयास नहीं किया, हमने तो अपनी चेतना को उठाने का प्रयास किया। इसलिए भारत जब उभरेगा तो दुनिया में किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। So, prior to we get ahead, just 2 words that I want to get ahead with, that in whole context of what Sudhanshu ji elaborated, the illustrious person who is there across into the globe, and he accepted to come to us, he expressed his wisdom, one strong message that is there for young people across into all what he has elaborated. जितना कुछ उन्होंने कहा उसमें से एक बड़ा संदेश जो सारे युवाओं के लिए है जो अपनी उपाधि लेकर आगे बढ़ेंगे, कि जो आत्मविश्वास नाम का शब्द होता है, जो कॉन्फिडेंस नाम की चीज होती है, जो दुनिया में खड़े होने के लिए सबसे अधिक जरूरी होती है,
उस आत्मविश्वास को अपने हृदय में धारण करने के लिए, अपने मस्तिष्क में धारण करने के लिए, अपने पैरों के नीचे की जो मिट्टी होती है, जमीन होती है, वो मजबूती से अगर उसको हम समझते जानते हैं और उस पर खड़े होते हैं, रूट्स हमारे मजबूत होते हैं, रूट्स के साथ में खड़े होते हैं और आसमान को छूने की क्षमता होती है हाथ उठाकर। अगर ये दोनों चीजें साथ में होती हैं तो फिर कॉन्फिडेंस होता है, जो कॉन्फिडेंस आपको दुनिया में कभी हारने नहीं देता। So what he tried to elaborate across into his whole narrative that he has demonstrated in front of us, it was like a music for us, because he talked about science, he talked about arts, he talked about psychology, he talks about anthropology, he talks about ancient Indian civilization. He talked about the philosophy of life. He talked about the essence of Indian culture, civilization, which gives us that true strength. He also talked about the philosophy which will take our life up to the destiny that we have decided for our own selves. And he also talked about that sometimes when we deviate from the path, still what exactly is that thrust which brings us back to the path and we bump back onto the path to get ahead, to getting ahead across. He also talked about the responsibilities with family, with society, with nation, with culture, with civilization, with eternity and humanity, which will be taking us as complete human beings bearing the flags. So overall it was like music that was there across into these moments, which could elaborate that essence, sense and essence of our existence that will be there in front of us across our life. So with this true love for our young people, those who are there, those who would be taking their life ahead and doing miracles into their life, not only for their own selves, but for their parents, for their village, for their society, for their nation and overall humanity, something wonderful will appear with this conviction, with this trust that those young people who were there with us into this university for years, they will getting ahead, will be doing miracles and coming up to the expectations without getting deviated, without getting any low feeling, without getting that feeling of suppression or depression, any movement into any context, into any case. They will be going ahead with flourishing and flying colors with this aspiration, because ultimately you will be ours across into years and years, wheresoever you are. You would be there as ours, our own people, those who are there across into the world. With this feeling, we converge together today with a person none other than Dr. Sudhanshu ji. Ceremony, Dr. Sudhanshu Trivedi ji, Honorable Member of Parliament Rajya Sabha, Honorable Vice Chancellor sir, respected Madam Vice Chancellor, respected Deans and Directors of the University, Comptroller Madam, Director Administration and Monitoring. It is my privilege to propose a vote of thanks on this memorable occasion of Gyan Diksha 2026. On the behalf of Bandhagarh University family, I express our heartfelt gratitude to Dr. Sudhanshu Trivedi ji for inspiring and enlightening address. His word of wisdom and experience will remain a source of guidance and motivation for our graduating students.